welcome everyone to this 4 days online workshop Excel. This workshop is being organized by Economics Seminar Department of Economics, ARSD College, under the aegis of Internal Quality Assurance Cell, IQSC of the ARSD College. I welcome our teacher in charge, Mr. Ranjan Swalamkar, and all the participants who have joined this workshop. Now I welcome our esteemed speaker, Dr. S.P. Rathore. Sir has basically M1 and M.Com, MPhil and PhD from the Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. Sir has served Shyamlal College of the University of Delhi. Sir has taught for more than, and Sir has retired in 2019, December 2019. Sir has been active in taking sessions on e-filing of tax returns, and Sir has also been taking tax classes and many, you can say, many other things related to the taxation, such as applying for PAN. Welcome, sir. I welcome you for 4 days of the online workshop on finance with Excel. Sir, now please. Thank you very much, Dr. Rakesh. Can I share the screen? Yes, sir. Good evening to all the participants. Dr. Rakesh, मेरी आवाज आ रही है आपको और वीडियो? Yes, sir. I am sharing my screen. Yes, sir. You are audible. Okay, right. Yeah. Your screen is visible, but right now you haven't physically. Is it visible? Yes, sir. This your poster. आज ये 2 घंटे का जो लेक्चर है, ये बेसिकली it is meant for first year students who have opted financial literacy value addition course as option. ये 2 क्रेडिट पॉइंट्स का पेपर है और फर्स्ट टाइम हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसे 24 वैल्यू एडिशन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं एंड इट इज वन ऑफ देम. उसमें 4 यूनिट्स हैं एंड वन ऑफ द लास्ट यूनिट इज पर्सनल टैक्स. पर्सनल टैक्स पर ही हम सिर्फ बात करेंगे. और जैसा कि मुझे बताया डॉक्टर राकेश ने कि आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑप्ट किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 1/3 स्टूडेंट्स जो हैं 22-25,000 स्टूडेंट्स ने इस पेपर को ऑप्ट किया है और बहुत अच्छा पेपर, स्किल्ड पेपर है. आप इस पेपर में सिर्फ ये नहीं कि आपने ऑप्शंस लिया है, आप इसमें नॉलेज लें. ये आपके आगे वाले टाइम में बहुत काम आएगा. आप जो भी करेंगे, आप सैलरी में जाएं, बिजनेस में जाएं, आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस सीखनी चाहिए, करनी पड़ेंगी, आपके लिए मजबूरी है और इनकम टैक्स तो आप पर लगना ही है. बेसिक इनकम लिमिट इतनी कम होती है कि आपकी इनकम डेफिनेटली उससे ज़्यादा होगी. इस लेक्चर में मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक बेसिक्स, अप्लाइंग फॉर पैन और ई फाइलिंग. आपके क्वेरीज जो होंगी वो डॉक्टर राकेश देखते रहेंगे और बाद में हम क्वेरीज सेशन भी कर लेंगे और बीच में भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. मैंने अपनी वेबसाइट taxclasses.in पर सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है और मेरा YouTube का चैनल है टैक्स डॉक्टर, उस पर सारे वीडियोस, करीबन 12-13 वीडियोस पड़े हुए हैं जो बेसिक से लेकर पूरे आपके कोर्स को कवर करेंगे. और मैं आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल लेमेन्स लैंग्वेज में, मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो कॉमर्स की बैकग्राउंड के नहीं हैं. कॉमर्स के भी हैं, कॉमर्स के नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, हिंदी ऑनर्स के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस भी हैं, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, BA पास भी है और डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं. ये हमारा पर्सनल टैक्स, 2 तरह के हमारे टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ पर्सनल टैक्स की बात कर रहे हैं. जो हमारे कोर्स में है उसका बजट आया था 2021 को, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है
फिर उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। 31 मार्च 2022 के बाद जो बजट आया था अभी 1 फरवरी 2023 को, उससे कोई आपका लेना देना नहीं है, उससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे इनकम पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22। प्रीवियस ईयर इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, और असेसमेंट ईयर 2022-23 एसएससी पर्संस कहलाते हैं। इसमें हम यहां पर उसको बोलते हैं एसएससी। एसएससी की कैटेगरीज 7 टाइप्स की होती हैं इनकम टैक्स में, लेकिन हमने करना है बात इंडिविजुअल्स की। फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, जुडिशियल पर्सन हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है। 7 कैटेगरीज होती हैं। हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं इसमें। कोई इसमें इनकम टैक्स वापस की बात नहीं हो रही कि इनकम टैक्स जो आपने पे किया वो रिटर्न हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। रिटर्न मीन्स कि एक डॉक्यूमेंट जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं कि हमारी इनकम क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। असेसमेंट जो हमने जो रिटर्न भरी, जो फॉर्म भरा, जो डॉक्यूमेंट भरा, जो सबमिट किया, उसका असेसमेंट होगा। वो ठीक है नहीं ठीक है, उसको कहते हैं असेसमेंट। और जो इस व्यक्ति को करता है उसको कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम आईटीआर बोल देते हैं, असेसमेंट जो आपकी प्रोसेसिंग होगी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसको असेस करेगा कि आपने कैसा किया है, ठीक किया, गलत किया है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। और असेसिंग ऑफिसर जो करने वाला है। यहां पर देखने वाली बात यह है, हमारे इनकम टैक्स में किसी तरीके से रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस, किसी भी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आप किसी कास्ट के हैं, आप किसी एज के हैं, एज पर यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है। किसी जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, और इनकम टैक्स फॉर्म में हम किसी का जेंडर भी नहीं पूछते। हम इनकम टैक्स में किसी का रिलीजन नहीं पूछते। हम इनकम टैक्स में यह नहीं पूछते कि आप मैरिड अनमैरिड हैं, विडो हैं या डिवोर्सी हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स में हम किसी के नाम के आगे इज्जत वाले शब्द मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, एडवोकेट, कोई किसी तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ना एसएससी के आगे और ना एसएससी के फादर के आगे। कोई इज्जत देनी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अपने घर में इज्जत दो। इनकम टैक्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम चलता है। कोई किसी तरह का जो प्रीफिक्स होते हैं वो जी और आगे आपने पहले और बाकी लगा दिया डॉक्टर एटसेट्रा, किसी तरह का कोई प्रीफिक्स या बाद में जी, साहिब, इस तरह के कोई शब्द नहीं लगेंगे। एज देखी जाती है 1 अप्रैल 2022 को। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो 1 अप्रैल 2022 को आपकी एज कितनी हुई? यदि हो गई 60 साल तो कहलाएंगे आप सीनियर सिटीजन, और यदि हो गई 80 ईयर्स तो कहलाएंगे सुपर सीनियर सिटीजन, और यदि 60 से हुई कम तो कहलाएंगे नॉन सीनियर। बस उसी हिसाब से बेसिक एडमिशन लिमिट, जिस इनकम पर, जिस लिमिट पर कोई टैक्स हमें पे करने की जरूरत नहीं होती। 2.5 लाख वो बात अलग है। अब मैं 87A की बात करूंगा। बेसिक एडमिशन लिमिट 2.5 लाख फॉर नॉन सीनियर, सीनियर फॉर 3 लाख और सुपर सीनियर 5 लाख। अब एक नया रिजीम और आ गया 2 साल से, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, उसकी बात भी करेंगे। एग्जिबिशन लिमिट न्यू रिजीम में जो एज का फंडा था 80 साल, 60 साल, वो भी खत्म हो गया। अब हो गया 2.5 लाख फॉर ईच एंड एवरीवन। आप एज कोई भी हो, लगेगा 2.5 लाख रुपए फ्री। फिर इसमें एक रेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि आप हिंदुस्तान में कितने दिन रहे। यदि आपका बेसिक, क्योंकि हम बहुत इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, यदि आपका स्टे इन इंडिया इफ इट इज मोर देन 180 डेज और मोर, तो आप कराएंगे रेजिडेंट। क्योंकि होता क्या है, यदि आप रेजिडेंट हो गए तो पूरी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। ये जब हम डिटेल में पढ़ते हैं सेकंड ऑनर्स में, तब बताते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस के क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं। लेकिन आपके यहां इतना आपको ज्यादा गहराई में जाने की ना तो जरूरत है और ना ही आपके पास टाइम है। आपके पास सिर्फ 4 लेक्चर्स का आपको एक वेटेज मिला है आउट ऑफ 50। यदि आप रेजिडेंट नहीं हैं तो नॉन रेजिडेंट। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। कोई भी इनकम इन्हीं 5 हेड्स पे आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशंस है, और जो बचा खुचा रह गया वो आ गया अदर सोर्सेस। फिर कुछ डिडक्शंस होती हैं।
इनकम टैक्स आपको कहता है कि ये जो आपकी जो इनकम है, ग्रॉस इनकम है, इन सबको जोड़ लीजिए, फिर उसमें कुछ डिडक्शंस और कुछ एग्जम्पशंस भी दी जाती हैं। ये आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, हम सैलरी सिर्फ कैश सैलरी नहीं लेते। यदि आपको सैलरी पर्क्स में मिल गई, आपको आपके जो एम्प्लॉयर है उसने आपको कार दे दी रेंट इस्तेमाल करने के लिए, आपको मकान दे दिया, आपकी क्लब की मेंबरशिप फीस दे दी, तो ऐसे नहीं जो आपको सैलरी कैश मिलती है सिर्फ वही आपकी होगी टैक्सेबल ना। यदि ऐसा हो जाता तो क्या होता, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर गवर्नमेंट को चूना लगाते। जी हाँ, बिल्कुल चूना लगाते। वो एम्प्लॉयर कहता है जो आपको लेना है मैं आपको दे देता हूं, तो फिर टैक्स देने की जरूरत क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, जो आपकी सैलरी फ्यूचर में सैलरी मिलेगी, फ्यूचर में जो बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, उसको भी टैक्सेबल करना है। अच्छा, सैलरी में पेंशन भी टैक्सेबल है। भाई आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिल रही है, डेट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपका कोई मकान है तो जो उससे रेंट आ रहा है वो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में। आपके पास गोडाउन है, आपके पास बाकी और कोई आपके पास गेस्ट हाउस टाइप है जो आपने किराए पर दिया हुआ है, वो सब आपके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अब आपके 3 मकान हैं, गवर्नमेंट कहती है 2 मकान तो ठीक है भाई पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन यदि आपके हो गए 2 से ज्यादा और दोनों आपने रखे हुए खाली, तो गवर्नमेंट कहती है 2 चूज कर लो आप। बाकी तीसरे मकान पर यदि आपने इसको रेंट पर चुका दिया होता, रेंट पर दे दिया होता, तो आपको आती इनकम, उस नोशन का टैक्स दे दो। आपको इनकम नहीं मिल रही, आपको कोई रेंट नहीं मिल रहा, लेकिन रेंट ना मिलने के बावजूद भी हम मानेंगे कि आपको किराए पर दे दिया होता मतलब है नहीं, तो कितना टैक्स लगे, कितनी इनकम आती और उस पर टैक्स दे दो। कैपिटल गेन, आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स को बेच दिया 1 साल से पहले, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। आपने शेयर्स बेचे 1 साल के बाद, वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसमें अलग अलग चीजें हैं, शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स है, लॉन्ग टर्म में 10% है 1 लाख के बाद। गोल्ड आपने बेच दिया, मकान बेच दिया, अब वो बात अलग है कि मकान बेच के आपने मकान खरीद लिया तो आप बच जाओगे टैक्स से। आपने गोल्ड बेच के मकान खरीदा तो नहीं बच पाओगे। कैपिटल गेन बॉन्ड होते हैं, उनको आपने खरीद लिया, तो बहुत सारे टैक्स बचाने के तरीके भी हैं। और जो ये जो सीए हैं ये आपको तरीके बताते रहते हैं। और हर साल बजट आता है, 1 फरवरी को आता है, अब तो बहुत टाइम से, पहले शाम को आता था 28 फरवरी को, अब तो आता है 1 फरवरी और सुबह 11 बजे, और वो होता है फॉर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो बजट आपका आया था 1 फरवरी 2023 को, वो है किसके लिए? फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 23-24 और उसका असेसमेंट ईयर 2024-25। हमारे कोर्स में क्या है, हमारा 21-22 फाइनेंशियल ईयर है, तो जो बजट आया था 1 फरवरी 2000। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन, आप कोई धंधा करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या आप कोई म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं। मैं भी अपने आप को टैक्स डॉक्टर बोलता हूं। टैक्स की बेसिकली टैक्स गुरु आपने सुना, मैंने एक नया वर्ड निकाला, टैक्स डॉक्टर। पीएचडी में हूं तो मैंने एक नया वर्ड निकाला अपने लिए, टैक्स डॉक्टर। बहुत कॉमन बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूनिक वर्ड है और बहुत अच्छा चल रहा है। बिजनेस प्रोफेशन, इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, प्रोफेशन है, उस सबकी इनकम आ जाएगी। भाई खर्चे काट कर आएगी, ग्रॉस इनकम तो आएगी नहीं, ग्रॉस रिसीव्स नहीं आएंगी, ग्रॉस सेल्स नहीं आएगी। जितने खर्चे वर्चे काट के जो आपकी इनकम होगी उसको बोलते हैं, फिर उस पर टैक्स लगाएंगे। अदर सोर्सेज, जो कहीं इनकम ना मिल रही हो, रेजिडेंसी हेड है, वो सब कुछ आ जाएगा आपका अदर सोर्स में। फैमिली पेंशन है, वहां तो आपको मिली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, तब तो हो गई सैलरी में, और मिली उसकी स्पाउस को डेथ के बाद, तो वो टैक्सेबल है फैमिली पेंशन में। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है। अच्छा, अपने मकान है, मकान आपने खुद किराएदार थे और आपने किराए का मकान होके भी किसी दूसरे को आगे किराए पर दे दिया, वो इनकम फिर अदर सोर्सेस में है। भाई आपका मकान तो मालिक है नहीं आप। अच्छा, आपको गिफ्ट मिल गया, यदि आपको अपने ब्लड रिलेशन में उसके डेफिनेशन उससे गिफ्ट मिलता है, अनलिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड कोई भी अमाउंट हो, सब कुछ टैक्स फ्री। लेकिन यदि आपको अमाउंट मिल गया नॉन रिलेटिव से 50 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा पूरे साल में, तो टैक्सेबल हो जाएगा ये, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। 50,000 मुझे मिला तब तो टैक्स फ्री नॉन रिलेटिव से पूरे साल के अंदर, और मिल गया 50,000 100 रुपया, तो बस पूरा का पूरा लंका लग गई, जिसको हम कहते हैं 50,100 आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, उस पर लग जाएगा टैक्स, और वो इनकम आएगी, वो आएगी इनकम अदर सोर्सेज में।
अच्छा, इन सबको कहते हैं हम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर कुछ इनकम ऐसी होती है इन पर टैक्स लगता ही नहीं भाई। जैसे आपका पहले डिविडेंड होता था, डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगता। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में जो भी हम पैसा जमा कराते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो टैक्स फ्री होता है। ऐसी इनकम जो आपकी इनकम में काउंट नहीं की जाती, जैसे मान लीजिए मैंने कार है, अपनी कार बेच दी, तो कार बेचने पर जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम होगी वो टैक्सेबल नहीं है। वो कार को हम कैपिटल एसेट्स मानते ही नहीं। प्रियेश गुप्ता प्रिया चौहान है। अच्छा, फिर इसके बाद होती है डिडक्शंस। डिडक्शंस में एलआईसी है, पीपीएफ है, ये टैक्स बचाने के तरीके होते थे और वो भी होते थे ओल्ड रिजिम में। अब नए रिजिम में सारा टंटा ये सब खत्म हो गया। तो नहीं दिख हम ग्रॉस टोटल इनकम में से यदि हम माइनस कर दें डिडक्शंस, ये ओल्ड रिजिम की बात करें तो होगा वो टैक्सेबल इनकम, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में टोटल इनकम। फिर उस पर निकालते हैं टैक्स। जो हम रेट्स में आपको दिखाने वाले हैं वो निकलते हैं पांचों हेड्स। पांचों हेड्स की अपनी अलग अलग डिडक्शंस होती हैं। सैलरी है, सैलरी में स्टैंडर्ड होती है। हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें भी 30% स्टैंडर्ड होती है यदि आपने लेट आउट दे दिया। कैपिटल गेन है, उसमें भी कुछ डिडक्शन जो आपने खर्चे किए, मकान बेचने पर खर्चा किया, या आपने कोई और इनकम टैक्स बचाने के लिए आपने कोई बॉन्ड्स खरीद लिया, मकान बेचकर मकान खरीद लिया, तो हर हेड की अपनी एग्जम्पशंस हैं, अपनी डिडक्शंस हैं। लेकिन जब आपकी निकल आई ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से कॉमन डिडक्शंस आपने माइनस कर दी, वो हो गई टोटल इनकम। फिर इस पर टैक्स निकलता है। अब ये टैक्स भी दो तरीके से निकलता है, कुछ नॉर्मल स्लैब्स हैं, कुछ स्पेशल स्लैब्स हैं। अब देखो 5 हेड्स में इनकम मैंने आपको दिखाया हुआ है। सैलरी, पेंशन, कैश इन काइंड्स, परक्विजिट्स, कार का हो, मकान का हो। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस है, जब डीए महंगाई बढ़ती है डीए बढ़ जाता है, एचआरए है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सैलरी के। अच्छा, ट्रेवलिंग अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, बोनस है, कमीशन है, ये डिफरेंट तरीके से हमने सैलरी के कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, एग्जम्पशंस, हाउस रेंट अलाउंस, आप किराए के मकान में रहते हैं तो उसकी फिर एचआरए माइनस कर देते हैं। स्टैंडर्ड है वो 50,000 माइनस कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि कैपिटल एंड बिजनेस प्रोफेशंस हम इसमें कवर नहीं कर रहे। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड आपकी रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको बनाने के लिए लोन लिया, उसको खरीदने के लिए लोन लिया, 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हैं। मतलब आपकी सैलरी की इनकम 16 लाख और 2 लाख ही नेगेटिव हो गया तो आपकी इनकम कितनी लगी? वो लगी 40 लाख। अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन में डिडक्शंस मिलती हैं स्टैंडर्ड। ये सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यस, ये सब मेरी पीपीटी मेरी वेबसाइट पर www.taxclasses.in पर मैंने आज ही अपलोड की है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, उसमें 18,000 डिडक्शन मिल जाती है। यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन है और सीनियर हो गए तो उसमें 50,000 की है, मतलब उसमें सेविंग भी आ गया, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया। लॉटरी है, लॉटरी आपकी निकल आई तो उस पर टैक्स 30% लगता है। मैंने कहा ना अभी कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, लॉटरी पर 30% टैक्स लगेगा सीधा। जो आजकल आप बिग बॉस देख रहे हैं, जो भी विनर होगा उसको सीधा का सीधा 30% टैक्स लगेगा हाईएस्ट स्लैब में, और 30% टीडीएस कट जाएगा। मतलब जब बिग बॉस का जो प्राइज विनर होगा उसका जितना इनकम मिलेगी, 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, कितनी दो, उसका 30% पहले टीडीएस कट जाएगा, जिससे वो इनकम छुपा ही ना सके। और यही टीडीएस का पर्पस होता है। मेरा जब कॉलेज मुझे तनख्वाह देता है तो मेरा टीडीएस काट लेता है वो 30%, अपना जो भी मेरा बनेगा टैक्स। टीडीएस का पर्पस ये है। बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक में मैंने एफडीआर करा दी, अब जितनी इंटरेस्ट मुझे मिला उसका 10% मेरा बैंक टीडीएस काट लेता है। और इसका टीडीएस का पर्पस ये भी होता है कि आप इस इनकम को छुपा ना पाए। और ये सब कुछ पैन नंबर से लिंक्ड है। अभी बजट आया था, अब गवर्नमेंट कह रही है ये कॉमन आइडेंटिफायर हो जाएगा आपका पैन नंबर, सब जगह यही काम में आएगा। पता लगा आप शादी करने के लिए मंडप में गए, पता लगा पैन वहां भी चाहिए। पैन, आप मकान खरीदो, दुकान खरीदो, मैं आपको पैन का बताऊंगा कि पैन के रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है। अच्छा, डिविडेंड भी टैक्सेबल है, पहले डिविडेंड नहीं होता था। अच्छा, जो मैंने बताया स्विमिंग पूल है आपका, अब स्विमिंग पूल आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं इसमें, तो वो जो इनकम आएगी स्विमिंग पूल वाली, वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। ये डिडक्शंस है देखो जो आपके काम की हैं। एटीसी हम ये जीटीआई में से माइनस करेंगे। प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, अब तो एनएसएस बंद हो गया है, 5 ईयर्स का टैक्सेबल एफडीआर है, ट्यूशन फीस है बच्चों की। अच्छा, वहां भी 2 बच्चे लिमिटेड कर दिए। गवर्नमेंट कहती है बच्चे कितने पैदा करो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम जो ट्यूशन फीस का जो अलाउ करेंगे वो हम 2 बच्चों को करेंगे। एलटीसी ऐसी है, एलटीसी में भी 2 बच्चों को मिलता है। हाउसिंग लोन का जो पेमेंट करोगे आप, प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर आएगा, इंटरेस्ट ऊपर आ गया,
LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस अपना, अपने बीवी का और अपने बच्चों का जो आप पे डिपेंडेंट है। यदि बेटा हो गया इंडिपेंडेंट तो फ्री मिलेगा। अच्छा, सेक्शन 80CC1 भी है। इसमें आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम मैक्सिमम लिमिट इसमें 50,000 की, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। ओवर आवर लिमिट ऑफ 1,50,000। 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है। अच्छा एक बात, ये जो LIC जो आपका है मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, हम मेडिक्लेम में इंडिपेंडेंट सन का ले सकते हैं, लेकिन LIC में हम अपने लड़के का लें, अपनी लड़की का लें, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ध्यान ही रखना है कि ऐसा ना हो कि LIC का आप भी ले लें और आपका पुत्र भी ले ले जो काम कर रहा है, वो नहीं चलेगा। 80D में यहां पर है, 80D में मैक्सिमम लिमिट यदि आप है नॉन सीनियर तो है 25,000 और यदि आप हो गए सीनियर तो हो गए 50,000। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स का भी क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स का क्लेम करेंगे तो पेरेंट्स यदि नॉन सीनियर तो 25 और सीनियर है तो 50। यदि SSC भी सीनियर है, उसका पेरेंट्स भी डेफिनेटली सीनियर होगा तो 50 प्लस 1,00,000 हो जाएगा। यहां पर आप अपना क्लेम करोगे, अपने बीवी जी का करोगे या अपने पति देव का करोगे और साथ में करोगे डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। यदि यहां पर इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर नहीं मिलेगी आपको। 80 भाई आपने अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया बाहर, आपने खुद चले गए, बीवी को भेज दिया, डिपेंडेंट्स को भेज दिया, जो उस एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो 80E के अंदर लाउट है। 80TT है जो मैंने बताया आपको नॉन सीजन के केस में 10,000 और सीनियर के केस में फिर आपका वो है 50,000। लेकिन इनकम टैक्स के रिफंड पर इंटरेस्ट आ गया वो उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है, FDR भी हो सकती है, लेकिन उसमें कंपनीज में आपने FDR करा दी वो शामिल नहीं है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरी स्लाइड्स पर PPT पे पड़ा हुआ है पहले भी। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई नॉन सीनियर कौन है, सीनियर कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है। हम बात कर रहे हैं कि यदि आपकी एज 1 अप्रैल 2022 को क्या है। ये राहुल बाबा, अब तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है ना, वो पप्पू वाला टैग खत्म हो गया, अब तो बाबा दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी एज है 19 जून 1970। इनकी एज में देखनी है 1 अप्रैल 2022 को भी 60 साल के हुए नहीं हुए राहुल बाबा, तो राहुल बाबा नहीं हुए तो ये हो गए नॉन सीनियर और इनको म्यूचुअल लिमिट कितनी मिलेगी, 2.5 लाख रुपए। ओल्ड की बात करें। अच्छा, मोदी जी तो हो गए 17 सितंबर 1950, 1 अप्रैल 2022 को 60 से ऊपर हो गए, लेकिन 80 से नीचे हैं तो इनको मिलेगी 3 लाख। मैंने एग्जांपल्स ऐसे लिए हैं जिनसे आपको चेहरा देख के याद आ जाए कि ये यंग है, सीनियर है या सुपर सीनियर है। मेरी एज भी ऑफिशियली आई हैव क्रॉस 68। ये अडवाणी जी की एज है 8 नवंबर 1927 और ये हो गए 80 साल। अब तो 95 के आसपास हो गए, हो जाएंगे 95 के, सॉरी, हो गए, है ना। तो ये हो गए सुपर सीनियर और इनको ओल्ड रिजिम के अंदर मिल जाएगी इमरान अहमद खान नियाजी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952। ये सीनियर तो हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए नॉन रेजिडेंट यदि होगा तो हम इसको फिर एडमिशन लिमिट देंगे 2.5 लाख। इनकी कोई प्रॉपर्टी हो हिंदुस्तान में तो उस प्रॉपर्टी पर जो इनकम आ रही होगी वो तो इनसे हम टैक्स लेंगे ना, तो इसलिए नॉन रेजिडेंट का भी होता है। या कोई व्यक्ति है, रेजिडेंट है, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहा कम दिन, 100 डेज रहा, 182 से कम रहा और उसके पिछले 4 सालों का भी देखते हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो उसको हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। अब अडवाणी साहब हिंदुस्तान से बाहर चले जाए 2023-24 में और वहां रहे वो 182 दिन से ज्यादा, तो इसका मतलब हमारे यहां तो नहीं रहे। और पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे भाई, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे, पिछले 4 साल में कितने दिन रहे, ये बहुत सारी बातें हैं, उसमें कंडीशंस होती है। हमारे इनकम टैक्स के रेट जो आपको लग रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। 1973-74 असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 71-72 हाईएस्ट रेट जो था वो 97.75% था। मतलब 100 रुपया कमाओगे तो गवर्नमेंट को दोगे 97 रुपीज 75 पैसा। अच्छा, टैक्स की चोरी देखो, कारण यही था इसका, टैक्स की चोरी का। जब आप किसी से इतना टैक्स लोगे, 100 रुपये कमाए बंदा और 97.75 गवर्नमेंट को दे दे तो फिर क्या होगा, बंदा इधर उधर बंगले झाकेगा, वो CA को पैसे देगा, इनकम टैक्स वकील को पैसे देगा, वो कहेगा मेरी इनकम कम दिखा दे, उस पर टैक्स कम लगेगा। 2 रुपये 25 पैसे में तो कोई काम करेगा नहीं 100 का। 100 कस्में खाओ हैं, काम करो रात दिन
और उसमें से 98% गवर्नमेंट को दो जाओ, अभी भी 42% से ज्यादा हमारा टैक्स रेट है। यानी 5 करोड़ से इनकम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अभी भी कम की गुंजाइश है। ये हमारे ओल्ड टैक्स के रिजीम 2.5 लाख तक फ्री सबके लिए, नॉन रेजिडेंट, सीनियर के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर के लिए 5 लाख, नॉन रेजिडेंट के लिए 2.5 लाख। अच्छा, पहली स्लैब अप टू 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30। अच्छा, फिर टैक्स पर टैक्स लग जाता है। यदि इनकम हो गई 50 लाख से ज्यादा तो 10% जो टैक्स निकलेगा उस पर 10%। यदि इनकम हो जाए 100 लाख से ऊपर 1 करोड़ तो जितना टैक्स निकलेगा, जो भी टैक्स निकलेगा प्रोग्रेसिव जो हमारा रेट ऑफ टैक्स है, फिर उस पर निकलेगा 15%, फिर 25, फिर 37। मतलब 5 करोड़ से इनकम ज्यादा हो गई तो पहले तो 30% लग गया उसका टैक्स हाईएस्ट रेट में, ठीक है। फिर जो टैक्स का अमाउंट होगा उस पर 37%, सोने पे सुहागा, इनकम टैक्स और सरचार्ज लगाकर फिर उस पर लगेगा 4% हेल्थ एजुकेशन जो कि 4% है। अच्छा, जो रिबेट होती है ना, ये हमने कहा था कि वो 5 लाख तक इनकम फ्री। ये फंडा ये है कि यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है ओल्ड रिजिम के अंदर, तो जितना भी टैक्स लगेगा वो आपका माफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 87A। 87A की रिबेट कहती है कि यदि आपका टैक्स लगा मान लीजिए 4,000, 6,000, 8,000, मैक्सिमम रिबेट 12,500 है, तो आपको हम 12,500 माइनस करके आपका जीरो कर देंगे। ये न्यू रिजीम जिसमें सबके लिए लिमिट 2.5 लाख रुपया, सरचार्ज 10%, वही सेम सरचार्ज जो ओल्ड रिजीम के अंदर था। हेल्थ एक्सपेंसेस उसी तरीके से है। अच्छा, फिर इसमें रिबेट सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है, इमरान इसको नहीं मिलेगी, इमरान खान को, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट हो गया। 5 लाख तक इनकम होगी तो रिबेट मिल जाएगी 12,500 की। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से अब यहां पर थी 3 स्लैब, वहां पर 5%, 20% और 30%, यहां पर स्लैब ज्यादा हो गई, यहां पर 6 बना दी इसने, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अच्छा, वहां पर 10 लाख से ऊपर सारा 30% था, यहां पर क्या है, यहां पर 15 लाख के ऊपर 30% है। अब जब आपको टैक्स रेट्स कम मिलेंगे तो देखो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइस हम क्या करेंगे, वो करेंगे डिडक्शन। हमें 80C to 80U जो पीएफ पीपीएफ जो मैंने बताया, कोई डिडक्शन मिलने वाली आपको स्टैंड डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब शुरू हो गई है, उसकी बात नहीं कर रहे हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में स्टैंडर्ड मिलेगी। फैमिली पेंशन में जो 1/3 मिलती है वो नहीं मिलेगी, HRA की नहीं मिलेगी। अच्छा, जो आपने हाउसिंग लोन की 2 लाख की बात की वो नहीं मिलेगी। तो सारी फिर आप कंपेयर कर लो भाई किस में आपको फायदा है, जिसमें फायदा है उसको कर लो। ये गवर्नमेंट आपको कंपल तो कर नहीं रही, यदि आपको पुराने में फायदा पुराना कर लो, नए में फायदा नया कर लो। ये देखो, ये स्टैंडर्ड मिलेगी आपको, सेक्शन 24 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 2 लाख रुपया, HRA का नहीं मिलेगा, जब किराए के मकान में रहे तो कुछ आपका इनकम कम हो जाती है वो नहीं मिलेगा आपको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, हॉस्टल में 300 रुपया। अच्छा, फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन था वो नहीं मिलेगी आपको। जो 80C मैंने बताई थी वो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। 80CC 1B वाली नहीं मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस वाली नहीं मिलेगी। कुछ बीमारियां होती हैं कैंसर वैंसर जो एड्स वेड्स है उसकी मिलती है अलग से, वो नहीं मिलेगी आपको। इंटरेस्ट एजुकेशन लोन नहीं मिलेगी, डोनेशन नहीं मिलेगी, प्राइमरी रिलीफ फंड, प्राइमरी फंड कुछ नहीं मिलने वाला, ATTT ATTB कुछ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ये देखो मैंने थोड़ा समराइज कर दिया आपको। न्यू टैक्स रेट रिजीम, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टैक्स रेट रिजीम, और सेक्शंस का 115BAC। अब देखो सेक्शन तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, जब इनकम टैक्स फॉर्म भरूंगा वो सेक्शन पूछेगा आपसे। हमारे कोर्स में क्या है, बजट 21 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, एडमिशन लिमिट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एनी एज 2.5 लाख रुपया। अच्छा, ओल्ड टैक्स रेट से इसमें रेट्स कम है, देखो ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसमें सीधा 5 के बाद सीधा 20 था, फिर 30 था, तो इसमें रेट्स कम हो गए ना। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगी आपको, फैमिली पेंशन पर मिलेगी, हाउस एंड एग्जम्पशन मिलेगी, हाउसिंग जो लोन का है उसका नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी डिडक्शन दोनों में मिलेगी, ओल्ड में भी और नए में भी। और जो रिबेट है वो आपको मिलेगी सिर्फ रेजिडेंट्स को, नॉन रेजिडेंट्स इमरान खान को नहीं मिलने वाली। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात आप देखेंगे इसमें, यदि मेरी इनकम 2.5 लाख तक तो फ्री, देखो नॉन सीनियर की बात कर रहे हैं, और हमारी इनकम हो गई 3 लाख, अब 3 लाख पर 5% लग गया 2,500 रुपया, 2,500 मिल गई रिबेट, हो गया मामला 0/0। 4 लाख इनकम हो गई तो 2.5 लाख से 5 लाख कितना हो गया, 5%, 1.5 लाख का 7,500, रिबेट मिल गई 7,500 की, मामला हो गया 0/0। अब इनकम हो गई 5 लाख, तो 5 लाख पे 12,500, 12,500 उतनी रिबेट मिल गई, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब इनकम हो गई 5,100,000 रुपया, बस लंका लग गई। लंका कैसे लगी, 5 लाख तक तो टैक्स हो गया 12,500 और 100 रुपये पे हो गया 20 रुपया,
20% है वहां पर। ओल्ड रेजिम की बात करें 12,520 में लग गया 4% हेल्थ एजुकेशन, अमाउंट हो गया 13,021। 100 रुपया तो बड़ी इनकम और टैक्स लग गया 13,021, और इसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कब तक है? वो 31 मार्च जब ईयर खत्म हो रहा है तब तक है। भाई आपका जो एक्स्ट्रा 100 रुपया है उसको आप डोनेशन में दे दो, उसको जो आपने रिबेट क्लेम नहीं की उसमें दे दो, तब तो आप बच सकते हो। ये तो 100 रुपया इनकम बढ़ी और बड़ी कॉफ्त होती है, बड़ी कॉफ्त होगी। 100 रुपया तो इनकम बढ़ी और 100 रुपया इनकम बढ़ने से टैक्स लग गया आपका 13,021। अच्छा 5,15,000 मेरी इनकम 5,15,000 है, 5 लाख तक तो मेरा टैक्स जीरो था, और 5,15,000 पर इनकम टैक्स मुझे कितना देना पड़ गया? 16,120। 15,000 तो इनकम बढ़ रही है और टैक्स का चार्ज पड़ रहा है 16,120 की। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या आएगा? कर दो हेरा फेरी। लेकिन आजकल इनकम टैक्स के बड़े लंबे हाथ हो गए हैं, हेरा फेरी कितना आसान नहीं है। ये देखो, ये आपके 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर और 23-24 ओल्ड, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है इसमें। आपके कोर्स का पार्टी है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ चेंज आया तो मैक्सिमम सरचार्ज की बात आई है अपन कि वहां पर डिविडेंड और 111 112 शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेयर्स पर लगता है 15% सरचार्ज, लेकिन इसको यहां पर 112 वालों को भी ऐड कर दिया। बाकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 में कोई फर्क नहीं है। आप देखो, ये हम बात करें न्यू रिजीम की, न्यू रिजीम में भी कोई फर्क नहीं है 21-22 22-23 में। 22-23 की मैं किस लिए बता रहा हूं? 22-23 की जो रिटर्न हम भरेंगे अब जुलाई 2023 में, क्योंकि कुछ मुझे बताया गया वो टीचर्स भी यहां पर बैठे हुए हैं जो नॉन कॉमर्स के टीचर हैं, मैं इसलिए उनके बारे में सोचकर ही बात कर रहा हूं। अच्छा ये देखो, जो बजट आया था, ये बजट में क्या किया? न्यू टैक्स रेट रिजीम में गवर्नमेंट ने कहा भी 3 लाख तक सब प्ले कर देते हैं, 2.5 लाख की बजाय 3 लाख कर दिया यहाँ पर, और यहां पर स्लैब चेंज कर दिया। यहां पर स्लैब कर दी 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख से ऊपर। वहां पर थी 2.5 लाख से ऊपर, यहां पर कर दी 3 लाख। बाकी चीजें सेम है, एक चीज और चेंज कर दी कि यदि आपकी इनकम अप टू 7 लाख है, 7 लाख पर जो भी टैक्स निकलेगा, 7 लाख तक, 7 लाख 100 रुपया हो गई तो फिर वही लंका लग जाएगी। 7 लाख तक टैक्स निकलता है 25,000, है वो आपका माफ हो जाएगा। और वो 25,000 कैसे आया? भाई 3 लाख तक तो फ्री है, 3 से 6 5%, 3 से 6 हो गया 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000 रुपया, और 6 लाख से 7 लाख 1 लाख, 1 लाख का 10%, 15 + 10 25, बस 25 तक फ्री, और हो गई आपकी 7 लाख 100 रुपया, बस लग गई लंका। उसी तरीके से ये मेरा जो 1/3 जो है, 1/3 मैं यहां पर इसको अपना पीपीटी खत्म कर रहा हूं, और ये आपका यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस है। ये जो गाइडलाइंस थी वैल्यू एडिशन कोर्स का, इस तरह से पेपर है, ये मैंने सब कुछ वेबसाइट पर डाला हुआ आपके। ये देखो, ये 8 नंबर पर आपका फाइनेंशियल लिटरेसी पेपर, और टोटल क्रेडिट्स के 2, ये 2 क्रेडिट, 1 लेक्चर और 1 प्रैक्टिकल 2 घंटे का, और ये कॉमर्स के बच्चे भी इसको ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो 4 यूनिट थे, और चौथा यूनिट है, इसकी हम बात करें पर्सनल टैक्स, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन डिडक्शंस और ई फाइलिंग। और एक मीटिंग हुई थी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर हंसराज कॉलेज में, उसमें बताया गया 2 क्रेडिट, लेक्चर 1 पर वीक और प्रैक्टिकल 2 घंटे का। इसमें यूनिट चौथे का मैं आपको दिखाता हूं, मैं सिर्फ कंसिडरेट कर रहा हूं 4th पर ही। एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग देखो लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर, वही क्लेम्स को कॉपी किया हुआ है, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन डिडक्शंस, ई फाइलिंग, फाइलिंग ऑफ आइटम 1, अप्लाइंग पैन कार्ड, और क्या क्या टॉपिक कवर करके लिखा हुआ है। असेसमेंट का तरीका लिखा हुआ है, इंटरनल असेसमेंट 25% मार्क्स की है, एंड सेमेस्टर थ्योरी का 25%। एक पेपर जो आपका आएगा यूनिवर्सिटी से बनकर, वो आएगा यूनिवर्सिटी से बनकर, वहां पर आपको करना होगा। ये आपका 11th 13th मार्च को एग्जाम होना है, जो आपका यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा, और ये नंबर है इसका, कोड नंबर है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आपकी डीयू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे फाइनेंशियल लिटरेसी के टीचर्स हैं, तो उनकी जो कन्वीनर हैं फाइनेंशियल लिटरेसी जो पेपर है उसकी थी प्रोफेसर सलोनी गुप्ता, भारती कॉलेज में, अब वो प्रिंसिपल बन गई है भारती कॉलेज में। तो उन्होंने बताया था कि उसमें क्या क्या करना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन टैक्स स्लैब्स इन न्यू और ओल्ड रिजीम, डिडक्शंस करनी है, स्टैंडर्ड, ATC, ATD, ATE, ATTTA जिसकी बात कर रहे थे अभी, और कैलकुलेशंस ऑफ टैक्स ऑन टोटल कम, स्प्रेडशीट में से अपना कर लो एक्सेल पर और अपनी इनकम टैक्स वेबसाइट पर। अच्छा, फिर एक और इंफॉर्मेशन आई ग्रुप पर,
ये अभी 5 फरवरी को उन्होंने इंफॉर्मेशन डाली थी ग्रुप पर कि जो एग्जामिशन स्कीम है, टोटल एग्जामिशन 80 मार्क्स का है। थ्योरी का जो आएगा यूनिवर्सिटी से बनकर पेपर, वो 60 मिनट्स का होगा और आपको 30 मार्क्स का होगा। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट आपके 10 मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क्स का है, 20 मार्क्स फॉर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, 10 मार्क्स फॉर वाइवा और 10 मार्क्स फॉर एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो थ्योरी जो होगी उसमें बताया हुआ है कि इसमें फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, एक क्वेश्चन तो है कंपलसरी पहले वाला 5 मार्क्स का। देयर विल बी 3 लॉन्ग आंसर्स आउट ऑफ विच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2, और वो 10 नंबर के पेपर 10 के हो गए। मतलब पहला क्वेश्चन तो हो गया कंपलसरी, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं 10 नंबर के, तो 20 नंबर का वो हो गया, और 5 नंबर के पहले वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से 30 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा। राकेश जी, मेरा 1/3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसमें कोई क्वेरी है तो पूछें आप। हाँ, क्वेश्चन तो सर किसी ने नहीं पूछा है। एक ने आपको बीच में जो है हैंड रेज किया था। हाँ, मैंने मैसेज में चैट लिखा था कि चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करो, लेकिन जो है उसने अभी तक टाइप नहीं चलो किया। कोई बात नहीं। अब हम दूसरा सेगमेंट ले रहे हैं। ठीक है। ये राकेश जी क्लियर है ना, वाई टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अब हम बात करें पैन नंबर की। अभी इस बारे बजट में पैन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी अब आगे वाले टाइम में। तो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और पैन कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप 2 साल की एज में भी 2 साल के बच्चे का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैदा होते के साथ ही आधार और पैन बनवा लो, लाइसेंस तो बनेगा खैर 18 साल की एज में। यह काम तो आप कर ही सकते हो। अभी हमारे बेटे का बेटा है, वो ग्रैंडसन, वो 3 साल का है अभी, उसका हमें आधार बनाने की जरूरत पड़ गई थी। अभी उसका स्कूल में एडमिशन कराना है नर्सरी में, तो कहते हैं आधार लेकर आओ, और अब उसकी जब रिटर्न हम शुरू करेंगे तो उसकी रिटर्न भी शुरू कर देंगे। तो पैन कार्ड की तो इंपॉर्टेंस आपकी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, एक आइडेंटिटी प्रूफ के भी रूप में इस्तेमाल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के भी एक इस्तेमाल हो जाएगा, उसका एक प्रूफ, पासपोर्ट के लिए भी, आधार के लिए भी। आपने रेलवे टिकट लेनी हो, एयरलाइंस टिकट लेनी हो, आपने कोई कंसेशन, अब तो पीछे बंद हो गया था, तो जब कंसेशन देंगे तो फिर वो देख लेते हैं आपकी एज कितनी है। तो एक तरह से प्रूफ का काम करता है। आईटीआर फाइल कर रही है तो पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तब भी चाहिए, एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है तो पैन कार्ड चाहिए आपको, बैंक अकाउंट खोलना है तो चाहिए, मोबाइल खरीदना है। अच्छा, लोग पता गलती से क्या करते हैं, फॉर्म नंबर 60 भर देते हैं। अरे पैन नंबर तुम्हारे पास है, पैन कार्ड है, फिर क्यों इतनी मजबूरी आपको है कि घर पे कौन जाएगा लेकर आएगा? तो यदि आपके पास पैन नंबर है तो फॉर्म 60 आपको बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल भी, वो इलीगल है। अच्छा, व्हीकल खरीदना है तो पैन नंबर चाहिए, डीमैट अकाउंट खोलना है, शेयर्स का लेन देन करना है तो पैन नंबर चाहिए। यदि आप कहीं काम धंधा करते हैं, कहीं नौकरी पर जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयर कहेगा पैन नंबर लेके आओ, वो टैक्स काटना है उसको। आपने बैंक में एफडी करा दी, पोस्ट ऑफिस में एफडी करा दी, टर्म डिपॉजिट कर लिया, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल लिया, तो कहेगा जी पैन नंबर लेके आओ, मैंने टैक्स काटना है आपका। और यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया तो फिर आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कटेगा। तो पैन नंबर तो लेकर रख लेना चाहिए। अच्छा, होटल का बिल है 25,000 से ज़्यादा है, फॉरेन ट्रेवल आपने करना है तो पैन नंबर चाहिए। अच्छा, एफडीआर करानी है आपने 50,000 से ज़्यादा तो पैन नंबर चाहिए, कैश डिपॉजिट करवाएंगे 50,000 से ज़्यादा तो पैन नंबर चाहिए। तो पैन नंबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्रॉपर्टी खरीदनी है आपने 5 लाख ज़्यादा तो पैन नंबर चाहिए। और यदि आपकी इनकम चलो है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, तो आप ना 15G 15S देके आप कह सकते हो बैंक ऑफ प्रोसेस को मेरा टीडीएस ना काटो। लेकिन टीडीएस ना काटने की एप्लीकेशन आपकी तभी एंटरटेन होगी जब आपका टीडीएस ना कटवाने के लिए आपको फिर क्या करना होगा, पैन नंबर तो लेना पड़ेगा। पैन नंबर के बिना आपका फॉर्म 15G 15S सबमिट नहीं होता। अच्छा, और वो बैंक जो आपका है ना, बैंक या पोस्ट ऑफिस, वो टीडीएस का मतलब है कि जैसे ही आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं करता, मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स। यदि आपने वहां पर एफडी करा दी 10 लाख की, अब 10 लाख में इंटरेस्ट मिला 8%, 80,000 हो गया, वो आपका टीडीएस 8,000 रुपये काट लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देगा कि राकेश जी का इंटरेस्ट जो है 80,000 रुपया है और उस पर टीडीएस 8,000 रुपये कट गया। अब कोई पैन नंबर ना होने के बावजूद ना पैन नंबर दे, जिद्दी लोग होते हैं कई बार, मेरा बैंक क्या कर लेगा, बैंक बहुत कुछ कर लेगा, बैंक 20% काट लेगा, यह काट लेगा फिर हाईएस्ट रेट पर जो 30% आपका है। तो यदि आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर बिल्कुल आपको दे देना चाहिए।
और पैन नंबर की रिक्वायरमेंट तो होगी। देखो अच्छा, ये देखो पैन नंबर की फॉर्मेशन। ये पैन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का है, मोदी जी का है। AHH पहले जो 3 अल्फाबेट होते हैं ना, आप अपना पैन कार्ड जिनके पास है वो अपना पैन कार्ड निकाल के देखो उनका नंबर क्या है। पहले 3 होते हैं सीरीज, P फॉर होता है इंडिविजुअल, चौथा अल्फाबेट, M होता है सरनेम, इनका है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो मोदी का M है ये। इनका नाम होता है सपोज करो नरेंद्र दामोदर दास, कंबाइंड दामोदर दास कंबाइंड है। फिर होता है यहाँ पर D, सपोज करो इनका नाम होता है नरेंद्र, तो फिर ये होता है यहाँ पर N। यदि मोदी जी का नाम होता ओनली नरेंद्र, तो फिर ये जब पैन कार्ड में अप्लाई करते तो नरेंद्र लिखते सरनेम के अंदर। हाँ जी, ये 10 अल्फा नंबरिक सीरीज है। पहले 3 अल्फाबेट सीरीज बताते हैं, AAA, AAB, AAC, जो सीरीज ऐसे होती है। 4th अल्फाबेट बताता है कि कैटेगरी कौन सी है। यदि एक कंपनी का पैन नंबर होगा तो C होगा, फर्म होगी तो F होगा, लोकल अथॉरिटी होगी तो L होगा, HUF हो गया तो H होगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो J हो जाएगा। अच्छा, फिर है 4 नंबर, पहले कैटेगरी, चौथा और 5वां सरनेम। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो मेरा जैसे SB राठौर है तो मेरे में R है। यदि होता आहूजा तो उसमें A होता। अब राकेश कुमार है, मुझे इनका सरनेम नहीं पता, तो इनका यदि राकेश कुमार है तो इनका जो 5th होगा वो K होगा। अच्छा, जो प्रिंसिपल साहब हैं तो उनका जो लास्ट वाला होगा वो होगा सरनेम। अच्छा, 4 फिर न्यूमेरिकल, 1 अल्फा चेक, ये एक सीरीज है। अच्छा, फिर मैंने देखो एग्जांपल्स रखे हो आपके लिए। मनमोहन सिंह, कुछ लोग उनको मोहन सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले क्या था, हम डेट ऑफ बर्थ पता हो, नाम पता हो, हम पेन पर निकालिए करते थे। ये मैंने करीबन 13-14 साल पहले की सारी इंफॉर्मेशन ले रखी है। मेरे इनकम टैक्स के जो भजन कीर्तन में कहता हूँ इनकम टैक्स के लेक्चर्स को, ये मेरे 14-15 साल से चल रहे हैं। और मैं किसी तरीके से कोई ऑनरेरियम, कोई लिफाफा नहीं लेता, अपनी गाड़ी से जाता हूँ, ऑफलाइन में भी अपनी गाड़ी से जाता हूँ, कोई लिफाफा नहीं, कोई बुके नहीं, कोई मोमेंटो नहीं, बस चाय समोसे में काम चल जाता है। तो ये देखो मनमोहन सिंह, ये AAA सीरीज, और यहीं से शुरू होते हैं पैन सीरीज के। P फॉर इंडिविजुअल, मनमोहन सिंह में S सरनेम है, फिर 0001R। सोनिया गांधी, AAAE सीरीज हो गई, P फॉर इंडिविजुअल, G फॉर गांधी, 4 न्यूमेरिकल, लास्ट में फचक। श्यामलाल कॉलेज, मेरा अपना कॉलेज, हमने 42 इयर्स सर्विस की, तो वो बना था हमारा 1 मई 1965 को। तो AAA सीरीज हो गई, L फॉर लोकल अथॉरिटी, S फॉर श्यामलाल। अब इसमें सरनेम तो होगी नहीं, श्यामलाल कॉलेज में क्या सरनेम होगी, कुछ नहीं होगी, तो S कहलाया जाएगा। उसके बाद 4 न्यूमेरिकल, लास्ट में फचक। अभिषेक अमिताभ बच्चन, हाँ जी बताएं सर। कैन आई जस्ट मनन Kalraj, he just want to ask you, यस। what do you mean by the category? कैटेगरी मीन्स कि हमारे इनकम टैक्स में एसएससी को हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन पर्संस, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। तो हमने उनके रिटर्न के फॉर्म अलग अलग बना रखे हैं ना। हमने कंपनी का अलग से फॉर्म बनाया हुआ है, फर्म का अलग से बनाया हुआ है, तो हमने पूरे एसएससी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो हमारी कैटेगरीज होती है, इंडिविजुअल में हम आते हैं, जिसका P अल्फाबेट होता है। इज इट क्लियर? थैंक यू सर। अच्छा, अभिषेक अमिताभ बच्चन है, अब इनके सरनेम है बच्चन, तो इनका आ गया B, AEHPB। अच्छा, अब इनकी बीबीजी ऐश्वर्या राय, अब शादी से पहले वो ऐश्वर्या राय थी, उनका सरनेम R था, तो उनका जो पैन नंबर होगा वहां पे तो R लगा होगा। अब ये हो गई, अब हो गई बच्चन की बीबीजी, अब अभिषेक अमिताभ की, इसलिए पिताजी का भी नाम लगा रखा अभिषेक ने। और हो सकता है मैं कल अभिषेक अमिताभ बच्चन, अब भाई साहब ये भी राय लगाते होंगे, क्योंकि जो पॉपुलरिटी है वो अभिषेक की कम है, अमिताभ की ज्यादा है, और ऐश्वर्या की भी ज्यादा है। तो हो सकता है अभिषेक अमिताभ बच्चन राय लगा ले। अब राय लगाने के बावजूद भी इनका पैन नंबर सेम रहेगा, पैन नंबर ही चेंज होने वाला। तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अभिषेक ने लगा लिया राय बाद में, अब राय लगाने के बाद पैन नंबर नहीं चेंज होने वाला, पैन नंबर सेम ही रहेगा। राकेश जी क्लियर है ना बात? हाँ सर। अच्छा देखो, पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूं अपनी शीट पे, ये बहुत पुरानी शीट है। मैंने मनमोहन सिंह का, गूगल बाबा सब कुछ देते थे आज से 15 साल पहले भी, मैंने डेट ऑफ बर्थ पता कर ली मनमोहन सिंह की, उनका लिखा अपना डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 32, सिंह लिखा, मनमोहन लिखा, कैप्चा कोड डाला, बस पैन नंबर आ गया। देखो ये आ जाता था, इनका पैन नंबर आ गया, मनमोहन आ गया, मिडिल नेम 0 आ गया, सिंह, और इन्होंने कहां से बनवाया वो आ गया। अच्छा सर हाँ जी बताओ बताओ।
देयर इज वन मोर क्वेश्चन। हाँ हाँ ओंकार पूछ रहे हैं हाँ हाँ कि पैन बनाने से क्या बेनिफिट? सर, एक तो होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में फर्म अपनी अलग कहलाई जाती है और उसके पार्टनर्स की रिटर्न जाएगी अलग से। एचएफ होती है टैक्स बचाने का एक तरीका है जो कि आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है। उसमें कर्ता होता है, उसमें कर्ता जो होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगी, वो कर्ता होगा। उसके जो बच्चे आगे हैं, बच्चों के बच्चे आगे हैं, या स्पाउस को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। एचएफ एक आपके फैमिली का है और फर्म में आप किसी अपने दोस्त को भी पार्टनर बना सकते हैं, अपनी कुली को भी बना सकते हैं, किसी पड़ोसी को भी पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन एचयूएफ में बाई बर्थ से वहां शुरू होता है। वहां पर दोस्ती, पड़ोसपन या कुलीपन नहीं चलेगा। पार्टनर तो आप किसी को बना लेंगे, लेकिन एचयूएफ में मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को अपने यहां इंक्लूड नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अच्छा देखो, ये था पहले मोदी जी का पैन नंबर था। ये मोदी जी का मैंने पैन नंबर डाला, उल्टा भी कर लेते थे हम। मोदी जी का पैन नंबर डाला, कैप्चा कोड डाला, बस उनका आ गया सब कुछ भाई खाता। मोदी, दामोदर दास, नरेंद्र, गुजरात से बनवाया था। एओ कोड मतलब असिस्टेंट ऑफिसर कोड, सी फॉर सर्कल, रेंज कोड, ईओ नंबर, जुरिस्डिक्शन गांधीनगर सिंह का बना हुआ है शुरू का। तो देखो पहले हम ये पता कर लिया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ना फिर काफी टाइम से इसको रोक लगा दी है। लेकिन पहले मेरे पास है, जितने मैंने पैन नंबर दिखाए सारे असली हैं और कोई लीगल नहीं है वो। अरे गूगल बाबा से सब कुछ पूछो, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो, ये है अप्लाइंग पैन ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, इंस्टेंट पैन भी मिल जाता है आपको। आधार यदि आपके पास नंबर है और वो आपका आधार पैन मोबाइल से लिंक्ड है, मतलब जो आपने आधार बनवाया था तो उसमें आपने मोबाइल नंबर दे रखा था, तो उस टाइम क्या होगा, आपको इंस्टेंट पैन 10 मिनट के अंदर बन जाएगा। वहां पर यदि आपको चाहिए फिजिकल फॉर्म में तो फिर आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, दोनों तरीके से है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, आधार, प्रूफ ऑफ एड्रेस, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। अच्छा, पासपोर्ट सब में कॉमन है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया। अच्छा, यदि आपके पास एक पेन है और दूसरा आपने पेन रख लिया तो फिर 10,000 रुपये का फाइन लग जाएगा। अच्छा, पैन कार्ड पे कभी भी कोई एड्रेस नहीं होता। नो प्रीफिक्स, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, कुछ नहीं लगाना। अच्छा, मैरिड वुमेन में भी वहां पर फादर्स नेम चाहिए। हस्बैंड्स की कोई औकात नहीं है वहां पर। गवर्नमेंट कहती है हस्बैंड तो कभी भी कोई भी बदल लेगा, तो वहां पर भी पिताजी का नाम चलेगा मैरिड केस में। वहां सन ऑफ, डॉटर ऑफ है। राकेश जी सुन रहे हैं ना आप? हाँ जी सर। सर वहां पे मैरिड वुमेन के फीमेल के केस में भी पिताजी का नाम पूछता है वो। अच्छा, आजकल पैन कार्ड में क्या है भाई, कई बार कुछ होती है, अपना सिंगल लेडी हैं तो वो अपना बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो आजकल पैन कार्ड पे फादर का नाम लिखवाना नहीं चाहते तो मदर का नाम भी आप लिखवा सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाय डिफॉल्ट फादर है। अच्छा, ये इंस्टेंट ई पैन है, लेकिन इंस्टेंट ई पैन आप उनका नहीं कर सकते जो माइनर है, जैसे हम अपना ग्रैंड सन का नहीं कर सकते। और ये ई पैन जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको यदि आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो। पहली बात, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, कोई फीस नहीं पे करनी। अच्छा, वैसे ज़्यादा फीस नहीं है, 107 रुपीज़ है। इंडिया से बाहर है तो थोड़ी ज़्यादा है, वो 1000 रुपये से ऊपर हो जाती है। अच्छा, ये है ई पैन फैसिलिटी इज फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु पोजेस वैलिड 12 डिजिट का आधार नंबर होता है और लिंक विद मोबाइल। यदि आपके पास है तो हम पैन नंबर तुरंत ले लेंगे, लेकिन उसमें एक तो मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल चाहिए और आधार विद मोबाइल। ईजी है, पेपरलेस है, 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। सेम वैल्यू फिजिकल पैन कार्ड, फिर उसका प्रिंट आउट निकालो, अपना फोटोस्टेट की दुकान पे जाओ, आपको कर देगा, पैन कार्ड बना देगा प्लास्टिक का। वेबसाइट है incometax.gov.in। और ये आपका जो डाटा है, डाटा कैसे कैप्चर करेगा भाई, आपकी फोटो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कैप्चर करेगा वो जो आपके आधार में है, क्योंकि आधार है आपका बायोमेट्रिक। दिस इज द रीजन। यदि किसी का बनवाना रखे तो हम अभी तैयार कर सकते हैं। कोई है आपके पास बनवाने वाला? नहीं सर। देखो हम तो अभी कर देंगे, उसका पैन नंबर भी सब कुछ ओपन हो जाएगा और उसका नाम, एड्रेस सब कुछ हो जाएगा उसका। लोग डरते हैं ना अपना सब कुछ देने से पहले। देखो, लेकिन हम 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें कुछ मेरे वीडियोस हैं, इसमें मैं इंस्टेंट पैन दिखा रखा है कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने फिर इन्फॉर्मेशन वहां पे हाइड कर लेते हैं ना। अच्छा, ये हमारा दूसरे वाला जो सिस्टम है वो मैं इसको पैन फॉर्म आपको दिखाता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, एक तो पीपीटी तैयार कर रखी है, फिर मैंने उसका ना पीडीएफ बना दिया था और ये मैंने अपलोड कर रखा है। ये देखो, ये पैन फॉर्म है। अच्छा जी, अच्छा, ये पैन नंबर है 49A। जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो ये आपका, यहाँ पर 2 फोटो लगाओगे आप, एक लेफ्ट पे एक राइट पर। यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पर करने हैं फोटो लगानी है।
यहाँ पर साइन जो करना है पेन फॉर्म पर, आधे फोटो पर और आधे बाहर, और यहाँ एक बॉक्स में सिग्नेचर करोगे विदाउट टचिंग द साइड्स। ये आपको ये फिजिकल भरेंगे तो हम उसे ऑनलाइन भर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन का प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको 2 फोटो चिपकानी है, फिर आपको भेजना है इसको, फिर आपको पैन कार्ड बन के आएगा। फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो आपको, नहीं तो इंस्टेंट ई पेन तो है ही आपका। या मान लीजिए कोई आपके पेन में गलती हो गई, भाई आपका पहले नाम था सोनिया, अब बाद में हो गया सोनिया अरोड़ा, अब बाद में आपने हस्बैंड से शादी कर ली अरोड़ा से, अब उसका अरोड़ा का सरनेम लिखना है उसमें, तो फिर आप सोनिया अरोड़ा करने के लिए फिर आपको करेक्शन का फॉर्म भरेंगे आप। ये देखो इसमें फुल नेम, इसमें पूछ रहा है श्री, ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, बाकी पैन कार्ड में लिख के कुछ नहीं आना, श्री, श्रीमती, कुमारी, मैसर्स। जब हम पेन बनाएंगे फर्म का, एचएफ का, तो मैसर्स में लिख देंगे इसको। ये एब्रिवेशंस ऑफ द अबव नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पेन कार्ड। आप पेन कार्ड पे कैसे लिखवाना चाहते हैं वो हो गया। किसी और नाम से जाने जाते हैं आप, तो वो पूछ रहा है जी कोई और नाम आपका है क्या। अच्छा, फिर वो जेंडर पूछ रहा है आपके, जबकि आजकल जेंडर की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स फॉर्म भरने में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें कोई जेंडर की जरूरत नहीं है, कोई मेल फीमेल, कोई ट्रांसजेंडर, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ DDM, अच्छा, फिर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट यूज टू अप्लाई फॉर पेन। अब देखो यहाँ पर यस और नो लिखा हुआ है, मदर्स का नेम लिख दो, फादर्स का लिख दो, दोनों का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फादर का नेम चाहिए आपको, मदर का नेम चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो लिख दो उस पर। एड्रेस दे दो, रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी आपका है, ऑफिस का एड्रेस दे दो। ये हम जब ऑनलाइन करेंगे तभी वो हमसे यही चीजें भरवाता है सब कुछ। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, रेजिडेंस का, ऑफिस का, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, स्टेटस, जो मैंने बताया था ना, भी आप जो क्वेरी थी आपकी, देखो ये आ गया। इंडिविजुअल, एचईएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन पर्सन, आपकी जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ट्रस्ट। ये आपकी कैटेगरी जो पूछेगा आपसे, क्योंकि जो आईटीआर फॉर्म है वो उसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा, इन केस ऑफ पर्सन, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है आपका, जो मैंने बताया था अभी आपको कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी कौन कौन सी होती है, 5 बताई थी मैंने आपको, वही लिखी हुई है इसने। भाई सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन का कोड वो मांगेगा, वो कोड अलग अलग कोड होते हैं। कैपिटल गेन, इनकम अदर सोर्सेज या नो इनकम। अब जो बच्चा 3 साल का है उसका आपको पैन कार्ड चाहिए, तो उसकी इनकम तो 0 है, तो नो इनकम में डाल दो। तो यदि आपकी इनकम नहीं भी है या आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, आपकी इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए साल की है, तो पैन कार्ड तो अप्लाई कर सकते हो ना, उसमें क्या हो गया। अच्छा, ये एसएससी, भाई आप अप्लाई नहीं करें, कोई और दूसरा आप क्लिक कर रहा है, ये आ गया उसका। ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। बस बहुत सिंपल है। ये फिर इसकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना है, ब्लैक इंक में भरना है, इंग्लिश में भरना है, ये आपसे पूछ रहा है। ये फुल नेम का देखो इसमें दे रखा है रविकांत है, कंबाइंड है उसका रविकांत, तो सारा का सारा वो सरनेम में लिखेगा। यदि सुरेश शारदा है तो शारदा आगे सरनेम में, फर्स्ट नेम आगे में। अच्छा, अब यदि किसी का नाम पूनम रवि नारायण है, पूनम फर्स्ट नेम आ गया, रवि मिडिल नेम आ गया और नारायण इसका सरनेम आ गया, नारायण इसकी सरनेम होगी। अब ये देखो कंपनी का लिखा हुआ है, कंपनी कैसे लिखेगी, एक बीच में स्पेस छोड़ना है आपको। ये फादर्स नेम का आ गया, ये रेजिडेंशियल प्रूफ का आ गया, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको पूरी इंस्ट्रक्शन रखी है। आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ऐसे डाल दो, 91 कंट्री कोड डाल दो, एसटीडी कोड होता नहीं, और ये मोबाइल नंबर आ गया। अपने आप में पूरी इंस्ट्रक्शन है इसमें। ये कोड रखे हैं, अब ये कोड खैर चेंज हो गया, लेकिन फॉर्म पर उन्होंने भी चेंज नहीं किया, अब तो 5 डिजिट में कोड आ रहे हैं। ये देखो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड 3 में कॉमन है, तो आधार कार्ड यदि आपके पास है तो काम बन जाएगा। पासपोर्ट यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। ड्राइविंग लाइसेंस वो 3 में कॉमन है, तो आप एक प्रूफ दे दो, एक ही प्रूफ से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ भी आ जाती है ना। इन केस ऑफ माइनर, क्या इन केस ऑफ एचईएफ, अदर देन इंडिविजुअल एचईएफ के बारे में रखा है, आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स, आपको वेबसाइट पर जाना है incometax.gov.in पर। ये यूटीआई बनाती है और एनएसडीएल बनाती है, और ये इनकी वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। incometaxindia.gov.in पर भी है और incometax.gov.in पर भी है। मैं आपको वेबसाइट एक बार दिखाई देता हूँ। राकेश जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है इस टाइम? हाँ जी साहब, दिखाई दे रहा है। ये देखो हम पहुंच गए incometax.gov.in की वेबसाइट पर। यहां पर है आपका इंस्टेंट ई पेन, ये है इजी पेपरलेस गेट ई पेन विद इन 10 मिनट्स, होल्ड सेम वैल्यू एज फिजिकल पेन कार्ड, ऑल यू नीड इज आधार कार्ड एंड एक मोबाइल नंबर, गेट न्यू ई पेन। यहां पे आपने क्लिक किया, बस यहां पर आधार नंबर डालना है आपको। राकेश जी, पूछ लो किसी ऑडियंस में से किसी को बनवाना हो तो। सर देख लो, किसी को बनवाना तो अभी तैयार हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स सबके सामने।
मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और कंफर्म करना है आई हैव बीन नेवर अलॉटेड ए पैन नंबर। ये देखो इसकी कंडीशन देख लो आप, आई हैव नेवर बीन अलॉटेड ए पैन नंबर, माई एक्टिव मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार, माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इज DDMMYYY, आई एम नॉट माइनर ऑन एप्लीकेशन डेट ऑफ पैन। बस फिर काम हो जाएगा। यही मैंने आपको देखो बताया था, मैंने कोई नई चीज नहीं बता रहा आपको, मैं जो सब कुछ ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है वही मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा देखो, अब जिसके पास पैन नंबर है उसको आधार के साथ लिंक भी करना है, लिंक आधार। यहां पर अपना पैन नंबर डालो, अपना आधार नंबर डालो, ये आपको तो देगा कि आपका लिंक है नहीं लिंक है। एंड फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकेज, एनआरआई, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी 80 साल से ज्यादा है, या स्टेट ऑफ रेजिडेंस असम मेघालय सो। यहां पर यदि आपने पैन नंबर आधार लिंक नहीं कर रखा 31 मार्च 23 तक, तो आपका जो पैन है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। और आज भी आप करते हैं तो 1000 रुपए की फीस लग रही है। 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और 31 मार्च 23 तक ये आपको टाइम दे रखा है। यदि आपने करवा लिया वेल एंड गुड। और लिखो, देखो लिखो है, प्लीज पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1000 थ्रू ई-पे टैक्स सर्विस टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट, क्लिक हियर टू पेमेंट रिलेटेड सर्विस। अब 1000 रुपये गवर्नमेंट ले रही है कि आपको पैन के साथ आधार को लिंक करना है, तो 1000 रुपये फीस लगेगी। पहले फीस का पेमेंट करो, वो आपको चालान भरना पड़ेगा, वो एक प्रोसीजर है 2 मिनट का। उसके बाद फिर आपको लिंक हो जाएगा 5-6 दिन के बाद। अच्छा, आपकी ये वेबसाइट है incometax.gov.in, यहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होता है। हम गए डाउनलोड सेक्शन पर, असेसमेंट ईयर 22-23, और यहां पर है हमारा ITR 1। ITR 1 हमारा एक्सेल बेस्ड, ITR 2 ये देखो, ITR 3 अभी अलग अलग लोगों के हैं जो आप पूछ रहे थे भाई ये कैटेगरीज क्या है, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। ITR 7 होता है ट्रस्ट के लिए। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी बताएं। एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लिंकिंग पैन विद द आधार कार्ड। सर बेनिफिट्स की बात ना करो, गवर्नमेंट है, आप रिसिपिएंट हैं, आपका जो है ना रूल बनाने वाले वो हैं गवर्नमेंट, आप तो दूसरी टेबल के दूसरी साइड पर हो। नहीं तो फिर मजे लो, मत लिंक करो, आपका पैन इफेक्टिव हो जाएगा, फिर बस कुछ नहीं करना। यदि कोई जिद्दी लोग होते हैं ना कई बार कि मेरे पास पैन भी है आधार से लिंक नहीं करता, गवर्नमेंट मेरा क्या कर लेगी, आपका पैन बेकार हो जाएगा, बस आप रिटर्न भर सकते हैं। आपका TDS जो सैलरी वाला जो एम्प्लॉयर, जब आपका पैन इफेक्टिव हो गया तो पैन दिखा देगा इनवैलिड, वो TDS काट लेगा 30% पर आपका। बैंक वाला भी 10% नहीं काटेगा, 30% काटेगा। वो तो बाद में कहानी पता लगेगी ना कि पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया, फिर ड्रामा क्या होगा। पहले 31 मार्च 2022 तक फ्री हो रहा था, अब गवर्नमेंट ने पहले 3 महीने लगाई फीस 500 रुपया, अब कर दिया 1000 रुपये। पता लगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जब करोगे तो एक तो पैन हो गया इनफेक्टिव और बाद में फीस लग गई 10,000। फिर भाई साहब क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये गवर्नमेंट से झगड़ा करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट का रूल मानना चाहते हैं। ये झगड़ा करना है तो मजा लो, फिर क्या है उसमें। गवर्नमेंट आपको घर में आके तो कहेगी नहीं, गवर्नमेंट का तो आपका पैन जो होगा, पैन इनफेक्टिव हो गया। इनफेक्टिव का मतलब हो गया इनवैलिड, मतलब जब तक इनफेक्टिव रहेगा जब तक आप उसको लिंक नहीं करोगे। और 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे, अब तो 1000 रुपये है। पता लगा 1 अप्रैल 2023 से 10,000 रुपये फीस कर दी। तो यदि कई बार लोग होते हैं जिद्दी होते हैं, मेरा गवर्नमेंट क्या कर लेगी, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर लेती है। इनको पूछो, इनका जवाब मिल गया ना इनको। सर मेरे जवाब से सेटिस्फाइड है ना राकेश जी, जरा पूछो इनसे। सर बेनिफिट तो यही हुआ कि नहीं सर राकेश जी, बेनिफिट और लॉस की बात नहीं, इट इज नॉट ए बेनिफिट और लॉस, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। यदि हम बेनिफिट की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम पैन को आधार के साथ लिंक करके गवर्नमेंट हमें कोई पैसे नहीं दे रही, लेकिन जो पैन की जो रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको पैन देना है वहां पैन आपका बेकार हो गया, काम खत्म हो गया ना फिर तो आपका। जब पैन आपका, परेशानी से बच गए। हाँ बस यही है, बस यही कह सकते हैं। यदि नमक सब्जी में ज्यादा हो, बेटर है बीवी को कुछ कहो मत, यदि कह दोगे तो फिर पता लग जाएगा, अगले दिन सब्जी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखो। तो इसलिए जो गवर्नमेंट कहे, चाहे वो घर की गवर्नमेंट हो या बाहर की गवर्नमेंट हो, आप रिसीविंग एंड पर हैं, कुछ नहीं करना। जो गवर्नमेंट रूल बना दे। घर में भी यही होता है ना, बीवी ने रूल बना दिया कि आप 10 बजे घर वापस हो जाओगे, मैं 10 क्या 9:45 पे घर पहुंच जाता हूँ,
बीवी से बहुत डरता हूँ, पता लगा घर से बाहर उसने बाहर कर दिया। तो देखो गवर्नमेंट जो कहे उसका कहना मान लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यदि मन की शांति चाहिए तो, और यदि मजे लेने हैं तो बस फिर ठीक है, फिर पड़ोसियों के घर जाके रह लो, क्या बुराई है। पड़ोस आपका अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है ना राकेश जी। पड़ोस अच्छा हो तो पता लगा पड़ोसन रख लेगी आपको, पड़ोस में बना के रखनी चाहिए आपको। पता नहीं कब पड़ोसन किस काम आ जाए। सही बात। अच्छा ये देखो यूटिलिटी बेस्ड एक्सेल है, ठीक है, हमने इसको क्लिक करना है। ये हम बता रहे हैं ई फाइलिंग की बात। अब यहां पर आपने इसको क्लिक किया, ये नीचे मेरे पास एक जिप फाइल खुल गई है, ये मेरे डाउनलोड्स में आ गई और मैंने इसको कर दिया यहां पर, ठीक है सर। अब इसको मैंने राइट क्लिक किया, ये मैंने वीडियो सारे बना रखे हैं, मेरे सब वीडियोस में सब कुछ है ये। मैंने इसको किया एक्सट्रैक्ट हियर। हाँ जी बताओ। एक दो क्वेश्चन अगर ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, बताओ। हाँ सर, पेन को सरेंडर भी करना है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, दो है तो एक तो सरेंडर कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पेन है और व्यक्ति की हो गई डेथ, तो डेथ के बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका लीगल हेयर होगा, वो रिटर्न भरेगा उसके ब्याह पर। फिर उसमें जब उसकी रिटर्न भरेगा तो उसमें उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे, वो उसके बाद पेन आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आज मेरे पास पेन है और अब मैं सरेंडर करना चाहूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं बनाई कि आप ऑलरेडी पैन नंबर है और कहो जी मेरी इनकम अभी तो हो रही थी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, अब मेरे को इनकम हो गई 2.5 लाख से कम। रिटर्न फाइल करने का क्या हुआ? राकेश जी रुकावट के लिए खेद है। अरे बीवी का नाम लिया, बीवी आ गई, हमारी बॉस आ गई। अच्छा हाँ सर, आपकी वो जो पैन का जो है ना, पैन को आप सरेंडर नहीं कर सकते। आप जीते जी आपकी इनकम 2 लाख से कम हो गई, अब आपको पैन नंबर आपके पास है तो आप रिटर्न फाइल ना करो ना। कौन कह रहा है कि आपकी इनकम, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल की बात नहीं कर रहे, हम बात करें ग्रॉस टोटल इनकम की। यदि ग्रॉस टोटल इनकम नए रिजीम के अंदर, अब नया रिजीम बाई डिफॉल्ट हो गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूं 2023-24 की, यदि आपकी इनकम है सर 3 लाख और 3 लाख से आपकी इनकम हो गई ज्यादा, ग्रॉस टोटल बिफोर टेकिंग एनी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, तब आपको आईटीआर फाइल करना इज मैंडेटरी। और आपकी कहते हैं जी आपकी इनकम तो 3 लाख से कम है और आगे वाले टाइम में भी नहीं होनी 3 लाख से ऊपर, और इनकम रेंज यही रहे, तो आप रिटर्न ना फाइल करो। आपके पास पैन नंबर है, आप इस्तेमाल ना करो ना, आप रिटर्न ना फाइल करो, आपका नोटिस आ जाएगा यदि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो, या गवर्नमेंट को पता लग गया कि आपने एफडीआर कराई, आपने कुछ और कराया। आपके पास देखो, जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे 50 लाख से ज़्यादा तो टीडीएस कटेगा, पैन नंबर चाहिए। आप बैंक में एफडीआर कराओगे तो पैन नंबर चाहिए, जो मैंने पैन की रिक्वायरमेंट बताई आपको। तो पैन नंबर सरेंडर करना किस लिए आपको? यदि पैन मेरे पास है, पैन डजंट मीन कि आपको आईटीआर फाइल करनी है। यदि आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक म्यूचुअल लिमिट से कम हो गई, न्यू रिजीम में 3 लाख है, तो आप रिटर्न फाइल ना करो, पैन आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपको पैन सरेंडर करने की जो सज्जन पूछ रहे हैं उनसे पूछो कि आपकी मंशा क्या है, फिर मैं उसी मंशा के हिसाब से उनको जवाब दे देता हूँ। आपके पास पैन है, आप इस्तेमाल ना करो। और यदि डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद, और मेरी इनकम है टैक्सेबल इनकम, मेरी आईटीआर जा रही है, तो मेरा जो लीगल हेयर होगा मेरी डेथ के बाद वो रिटर्न फाइल करेगा, क्योंकि अब मेरे मरने के बाद रिटर्न तो मैं फाइल कर नहीं सकता। लेकिन अब मैं मरा, सपोज कीजिए आज हो गई डेट आपकी 11 फरवरी और आज मेरी डेथ हो जाती है, आईटीआर तो जाएगी जाके जुलाई में। अब मैं बताऊंगा अभी आपको, जब जुलाई में आईटीआर जाएगी तो जुलाई में आईटीआर जाने पर जो मेरी इनकम हुई 1 अप्रैल 2022 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक, उसकी रिटर्न तो जाएगी ना। उसकी रिटर्न मेरी पुत्र भरेगा या मेरी भरेगी, बीवी सबमिट करेगी आईटीआर, फिर मेरी वो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएगी, फिर रिटर्न मेरा पुत्र भरेगा या वाइफ भरेगी, वो साइन वो करेंगे उस पर, मतलब जो भी एक प्रोसीजर है उसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसके बाद मेरा पैन बेकार हो जाएगा। जैसे ही मेरा पैन पता लगा कि मेरी डेथ के बाद डेथ हो गई और उसका जो राइट है रिटर्न फाइल करने का वो मेरे बेटे को या मेरी बीवी को चला गया, तो उसके बाद मेरा पैन वहां से जो मैंने कहा इनफेक्टिव, वो फिर आपका इनफेक्टिव हो जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आप पैन नंबर डालोगे वो कहेगा जी पैन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, देखो उनसे पूछते रहो कि उनकी क्वेरी जो है जो उन्होंने पूछी उसका जवाब प्रॉपर लगा या नहीं लगा। मैं दूसरे शब्दों में जवाब दे सकता हूँ। नहीं डेथ के बाद का मतलब। अच्छा वो आपने आंसर कर दिया कि डेथ सर्टिफिकेट, हाँ वो उसकी कॉपी लगेगी उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी
और वो जो भी होगा उसमें बताना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऑथराइज करता है आईटीआर फाइल करने की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑथराइज करेगा, और वो भी 2 साल तक। मेरी 11 फरवरी 2023 को डेथ होती है, तो मेरी रिटर्न जाएगी 2022-23 की, और 22-23 की भरी जाएगी जुलाई में, उस तक मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इस जो एक्सेल वाली शीट है इसको मैं खोल रहा हूँ, इसको कराऊँ मैं ओपन। हाँ जी बताओ। हाँ हाँ बताओ। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हाँ हाँ कि कैन ए पैन कार्ड बी कैंसिल और सर हो तो गया ना रिवोक। जो मैंने भी आपको बताया कि आपने आधार के साथ लिंक नहीं किया तो रिवोक हो तो गया वो। इट इज एज गुड एज रिवोकेशन। सर आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि मैंने तो पैन पर आधार के साथ लिंक नहीं करना, बस तो गवर्नमेंट के पास है ना। गवर्नमेंट ने एक तरह से रिवोक तो कर लिया, उसको इनफेक्टिव बना दिया। फिर आप पेन इस्तेमाल करोगे नहीं। जब भी आप पेन पर डालोगे वो दिखा देगा पेन डज नॉट एग्जिस्ट या पेन हैज बिकम इनवैलिड। हाँ सर, मैंने लॉ भी कर रखा है ना, तो लॉ में मुझे मालूम है किस तरह से मैं अपनी बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकता हूँ। लॉ करने के बड़े फायदे होते हैं। आई कैन जस्टिफाई माई एक्शन। अच्छा सर, ये देखो, जैसे ही मैंने इसको खोला, मैं एक बार दोबारा इस पर कर देता हूँ। ये देखो, इस पर 5 शीट है इसकी। इनकम डिटेल्स, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेड, एटीडी, एटीजी, एटीडब्ल्यूजी है। सर इसको बताने से पहले मैं एक आपको पीपीटी और दिखाना चाहता हूँ। अब तक की कोई क्वेरी है तो सर बताएं, मैं इसको बाद में टेकअप करूंगा फॉर्म को। अच्छा ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए इस टाइम तक? अभी प्रेजेंटली है 144। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा अभी सर, पार्टिसिपेंट्स एक हो तब तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 160 हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मैंने अपनी पीपीटी को 300 में डिवाइड कर रखा था आज के लिए। मैं कहा थोड़ा इजी रहेगा। ये सर, ये है फाइलिंग ऑफ आईटीआर। सर इनकम टैक्स रिटर्न मुझे कब फाइल करनी है? हम बात कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। यदि मेरी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 80C से 80U तक के डिडक्शंस लेने से पहले, यदि मैं नॉन सीनियर हूँ 2.5 लाख रुपया, सीनियर सिटीजन हूँ 3 लाख रुपया, सुपर सीनियर हूँ 5 लाख, इससे ज़्यादा है, आई एम सपोज टू फाइल माई आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। और यदि मेरा बिजली का बिल हो गया सर 1 लाख से ज़्यादा, तो तब भी मुझे आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर हो गया 2 लाख से ज़्यादा, तो मेरे को आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। कैश डिपॉजिट 1 लिमिट से ज़्यादा है, तब आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और ये लिमिट है अब 21-22 के लिए। जो बजट आया था उसमें बाय डिफॉल्ट हो गया न्यू रिजीम, तो वहाँ पर हो गई सबके लिए 3 लाख। सर ये आईटीआर की लास्ट डेट्स होती हैं जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ 21-22 की। असेसमेंट ईयर 22-23, उसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022। यदि मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं की तो मुझे लेट फीस लगेगी 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022, जो कि अपडेट निकल चुकी 1000 रुपया। और मेरी टैक्सेबल इनकम कोई 5 लाख को क्रॉस, 5 लाख तक है तो लेट फीस 1000 रुपया। 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीनों के अंदर 1000 रुपये लेट फीस। और मेरी इनकम हो गई 5 लाख से ज़्यादा, तब मुझे देने पड़ेंगे 5000 रुपये। और अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम और शुरू किया है, अपडेटेड टर्म। मतलब आज मैं 21-22 की रिटर्न भी भर सकता हूं और उसके पहले भी भर सकता हूं। ये देखो, ये गवर्नमेंट ने एक नया करिश्मा चालू किया लास्ट ईयर, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस। कई बार क्या होता है कि आपने इनकम छुपा ली, आपके एआईएस के अंदर आ गया, रिटर्न को रिवाइज भर नहीं सकते आप, रिवाइज भी कर सकते हैं 31/12/22 तक। अब आपने बहुत सारी इनकम छुपा ली, अब आपको लग रहा है डर, तो गवर्नमेंट कहती है चलो कोई बात नहीं, हम आपको एक मौका और देते हैं, उसको बोलते हैं अपडेटेड टर्म का। उसमें क्या है, उसमें जितना आपका टैक्स बनेगा, जितना इंटरेस्ट बनेगा, जितनी लेट फीस बनेगी, उसका 25% एक्स्ट्रा या 50% एक्स्ट्रा। मैं बात करूं 21-22 की, तो 31 मर तो निकल चुकी। अब 1/1/23 से लेकर 1 जनवरी 2023 से लेकर 31/3/24 तक जितना मेरा आज की डेट में टैक्स बना 11 फरवरी को, मुझे 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी है और मैं आज रिटर्न फाइल कर सकता हूं। अब मैं लेट लतीफ में विश्वास करता हूं, तो मैं फिर 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक उसकी रिटर्न फाइल कर सकता हूं, लेकिन मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी 50%। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया थे, सॉरी मैंने आपको बताए थे इनकम के सोर्सेस। अब बता रहा हूं मैं आईटीआर के फॉर्म्स। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो ट्रस्ट होगा वो 7 भरेगा, कंपनी 6 भरेगी,
फॉर्म्स 5 बढ़ेगी। अच्छा, आइटम 1 2 3 4 है इंडिविजुअल्स के लिए। अब मेरे पास सैलरी है, पेंशन है, एक मकान है, अदर सोर्सेज की इनकम है, बैंक इंटरेस्ट हो गया, सेविंग का, एफडीआर का, एग्रीकल्चर इनकम मेरी 5,000 तक है, तो मैं आईटीआर 1 सबसे छोटा फॉर्म है, सबसे छोटा फॉर्म तो आईटीआर 1 है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं भाई। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते आप। यदि आपकी लॉटरी निकल आई तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते आप। आईटीआर 2 में सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल गेन, भाई मैंने कोई गोल्ड बेच दिया, मकान बेच दिया, तो कैपिटल गेन हेडिंग में आ गया, तो फिर इसमें आपको आईटीआर 2 भरना है। अच्छा, मेरी माइनर की इनकम है, मैंने अपनी पत्नी को 50 लाख रुपए दे दिए, पत्नी जी को 50 लाख पर इंटरेस्ट आया 4 लाख रुपया, तो 4,000 रुपये इंटरेस्ट जो है वो मेरी इनकम अकाउंट होगा, मेरी बीवी की इनकम नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैंने 50 लाख रुपए रिटायरमेंट पे 50 लाख बीवी को दे दिया, बीवी ने उसको एफडी करा दी, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरी बीवी तो है हाउस वाइफ, तो 4 लाख रुपए तक उसकी इंटरेस्ट इनकम आई और फ्री फंड में काम हो गया। ऐसा नहीं है, वो इनकम क्लबिंग सेक्शन के अंदर आएगी। माइनर है, माइनर बच्चा है, मैंने उसको 20 लाख रुपए दे दिया, 20 लाख पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इनकम मेरी काउंट होगी। तो क्लबिंग के अंदर आता है मैं अपनी सन्स वाइफ, माइनर चाइल्ड और स्पाउस। यदि मैंने किसी तरीके से इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए ये ड्रामे कर रखे हैं तो गवर्नमेंट ने सब कुछ पहले सोचा हुआ है। अब आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो गई तो आईटीआर 3 है, आपकी आईटीआर 4 आप भर सकते हैं, ये छोटा फॉर्म है आईटीआर 1 की तरह, लेकिन उसमें इनकम आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए, उसमें टैक्स ऑडिट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए। तो हर फॉर्म के अपनी टर्म्स कंडीशंस है। हम सिर्फ बात करें आईटीआर 1 की। आईटीआर 1 को हम सेस भी बोलते हैं। इसके 2 फॉर्मेट हैं, जो आपने शुरू में देखा था भी, वो जावा फॉर्मेट भी एक एक्सेल यूटिलिटी भी है। ये यूटिलिटी जो मैंने डाउनलोड की थी भी, ये अभी लेटेस्ट वर्जन आया इसका 27 जनवरी 2023 को। ऑनलाइन मैंने आपको वेबसाइट दिखाई अभी, incometax.gov.in। 1 हाउस प्रॉपर्टी ओनली अलाउड है। यदि आपकी हो गई 2, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स करता है आपकी प्रॉपर्टी 3 है, तो 2 प्रॉपर्टी तो कर लो सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब आपने सारी की सारी खाली रखी हुई है, तो गवर्नमेंट कहती है 2 तो रख लो सेल्फ ऑक्युपाइड, तीसरी जो आपकी इच्छा हो उस पर बता दो कि आप उसका किराया कितना दिखाओगे। डीम्ड, मतलब मेरी प्रॉपर्टी एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में, एक हैदराबाद में। अब मुझे चूज करना है कि कौन सी मुझे सेल्फ ऑक्युपाइड, और तीनों खाली पड़ी हैं। मैं कभी दिल्ली रह लेता हूं, कभी बॉम्बे, कभी हैदराबाद। तो जो प्रॉपर्टी खाली है मुझे चूज करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैं सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए इस्तेमाल करूं, नहीं तो फिर आपको एक प्रॉपर्टी पर आपका रेंट लगेगा। डीम्ड रेंट, मुझे रेंट क्यों मिला? रेंट ना मिलने के बावजूद भी ये माना जाएगा कि रेंट में चढ़ा दिया होता तो उसकी मार्केट रेंट कितना होता, मुझे उस पर टैक्स देना है। टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख हो गई तो आईटीआर 1 नहीं भर सकता। एग्रीकल्चर इनकम को हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें वो थोड़ा मुश्किल है, 5,000 से ज़्यादा होगा तो आईटीआर 1 नहीं भर जाएगा। आपने कोई शेयर बेच दिए, प्रॉपर्टी बेच दी, गोल्ड बेच दी। अच्छा, कई बार फीमेल्स क्या करती हैं, वो अपनी सासू से, अपनी माँ से जो शादी पे जो हार मिला 9 लाख, वो अपना बेच दिया उठा के, उसको बेच के नया हार खरीद लिया। आजकल जो सीरियल्स आते हैं, तो ऐसा है कि जब गोल्ड बेचोगे ना, पुराने वाला ज्वेलरी, तो उस पर कैपिटल गेन देना है। गोल्ड बेचकर गोल्ड खरीद लो, ज्वेलरी खरीदकर ज्वेलरी बेचकर ज्वेलरी खरीदी तो इनकम टैक्स में कोई बचाव नहीं है। लेकिन मकान बेचकर मकान खरीद लो तो उसमें टैक्स की बचत हो जाती है। शेयर्स बेचकर शेयर खरीदो तो कोई टैक्स की बचत नहीं है। तो गोल्ड बेचा, चाहे आपने ज्वेलरी बेची या आपने बेची अपनी गोल्ड बिस्किट, उसको बेचकर जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स लगना है। 20% टैक्स, वो बात अलग है, उस पर इंडेक्सेशन निकलेगा। और कानून के बड़े लंबे हाथ हो गए हैं। आप तिरुवन जवेरी दास के पास जाओ, वो जब आप गोल्ड का एक्सचेंज करोगे ना, जो गोल्ड बेचोगे उसकी रसीद अलग से बनाएगा और जो गोल्ड खरीदोगे उसकी रसीद अलग से बनाएगा और उसमें वो से पैन नंबर मांगेगा। और आपने गोल्ड बेचा, पैन नंबर दिया नहीं, बस फिर श्रीलंका लग जाएगी आपकी, वहां से नोटिस आ जाएगा फर्स्ट क्लास। और नोटिस आने के बाद ना लूज मोशन लग जाते हैं लोगों को, ये ध्यान रखना। क्लबिंग, स्पाउस, माइनर, सन्स वाइफ। क्लबिंग 3 केस में होती है बस, स्पाउस के केस में, माइनर और सन्स वाइफ। नो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और कोई आपका शेयर्स भी नहीं होने चाहिए अनलिस्टेड वाले। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग मैंने बताई आपको 31 जुलाई। लेट फीस के साथ 5,000 1,000 31 दिसंबर। पेनल्टी के साथ 31 25% पेनल्टी देनी है या आपको देनी है 50% पेनल्टी। अच्छा, फिर जब आप फॉर्म भरोगे ना तो पूछेगा जी ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ऑन और बिफोर ड्यू डेट का मतलब है 31 जुलाई। वो सेक्शन लेगा 130। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो पूछता है वो, वहां सेक्शन लिखे हुए हैं 113 ब्रैकेट में 1 आफ्टर ड्यू डेट बिलेटेड कहलाएगी वो, 113 ब्रैकेट में 4 ये बिलेटेड का सेक्शन है। और ये बिलेटेड कौन सा हो गया, 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक। अच्छा, आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी, अब उसमें गलती हो गई, अब गलती हो गई तो उसको रिवाइज फाइल कर सकते हो। जब रिवाइज फाइल करोगे, सेक्शन चूज करोगे, वो पूछेगा जी ओरिजिनल रिटर्न कौन सी थी आपकी, ओरिजिनल का पूछेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, और साथ में वो आपसे पूछेगा किस डेट को आपने फाइल की थी। अपडेटेड जो मैंने भी आपको बताया भाई, यदि आप 21-22 की बात कर रहे हो, 22 से इसका असेसमेंट ईयर है, तो 31 दिसंबर 22 के बाद जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसका सेक्शन है 139(8)A। ये सेक्शन लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मैंने पैन की फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता रखी है। ये आप, हाँ अच्छा, जिस तरह से पैन होता है इस तरह से टैन होता है। भाई आपके कॉलेज ने टैक्स काट लिया, मैंने कॉलेज में नौकरी की, कॉलेज से मुझे पेंशन आ रही है, लोगों की तो सैलरी 1 लाख के आसपास होती है, मुझे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 1.5 लाख रुपए तो पेंशन मिल रही है। और इसीलिए मैं देखो, मैं कई बार कहता हूं कि मुझे कॉलेज से जो 1.5 लाख मिल रही है, किस बात की मिल रही है, मैंने 42 ईयर सर्विस की, लेकिन जो मेरी पेंशन और टैक्सेबल कहां पर होगी, वो टैक्सेबल होगी सैलरी एड में। अब मुझे 1.5 लाख रुपए मिलती है सैलरी पेंशन, तो उस पर मुझे स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगी 50,000 की। मैं सैलरी में तब था तब भी मिलती थी, और आज पेंशन में तब भी मिलेगी। और मेरा वो एक्स एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉयर तो एक्स एम्प्लॉयर हो गया ना, और एक्स एम्प्लॉयर हो गया तो मेरा वो टैक्स भी काटेगा जो पेंशन होगी 1.5 लाख के हिसाब से, मेरी 18 लाख पेंशन हो गई। अब 18 लाख पर यदि मैं बताऊंगा जी मैंने सेविंग कौन कितनी करनी है ओल्ड रिजिम के अंदर, और नए रिजिम के अंदर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, तो मेरे कॉलेज को काटना है टैक्स टीडीएस मेरी सैलरी पर, पेंशन पर, तो उसको टेंडेबल लेना कंपल्सरी है। जब मैं आईटीआर भरूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा जी मेरे को पेंशन तो मिली 18 लाख, लेकिन मेरे कॉलेज ने टैक्स काट लिया मेरे एम्प्लॉयर ने, तो उसको एम्प्लॉयर को टैक्स काटने से पहले 10 नंबर लेना जरूरी है। अब 10 नंबर की फॉर्मेशन क्या है, जिस तरह से पेन की तो उस तरह से 10 किया, 10 भी 10 अल्फा न्यूमेरिक है, DEL फॉर दिल्ली, S फॉर श्यामलाल फर्स्ट हो गया, आत्माराम का A हो जाएगा 5 न्यूमेरिकल, और लास्ट में अल्फा चेक, फर्स्ट इनिशियल लेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन श्याम 5 न्यूमेरिकल। अच्छा, जो अल्फा चेक है वो कैसे बना, ये मेरी R&D थी आज से 6-7 साल पहले। उसमें क्या था, यदि 25,849 को आप सम से डिवाइड करो, यदि रिमाइंडर बच जाए 0 तो अल्फा चेक आ जाएगा A, बन जाए 1 रिमाइंडर बच गया तो आ जाएगा B, तो इस तरह से अल्फा चेक है। अच्छा, आपने भाई आपकी इनकम है 25 लाख रुपया, आपने कुछ आपके कॉलेज ने टैक्स काट लिया, कुछ आपके बैंक ने काट लिया 10%, आप आ रहे हो 30% के खिलाफ में, तो टैक्स आपको और भी जमा कराना है। यदि आप 31 मार्च 2022 तक करवाते, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तो कहते हैं उसको एडवांस टैक्स, और 31 मार्च 2022 मतलब बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो कराएगा वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और जब मैं चलान लेकर जाऊंगा, बैंक के पास एक चलान होता है कायदा, तो उसमें हर बैंक का कोड होता है 7 नंबरिकल, तो उसमें होगा, ये SBI दिल्ली यूनिवर्सिटी का है 0001067, HDFC बैंक पंजाबी बाग का है 0510079, ICICI बैंक पीयूर बैंक का नंबर दे रखा है। अच्छा, फिर मुझे जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा रिटर्न फाइल करके, वो मुझसे पूछेगा जी एक तो BSR कोड बता दो, एक बता दो आपने किस तारीख को टैक्स जमा कराया, तो वो डेट डालनी है मुझे DDM, और फिर चलान नंबर भी 5 नंबर का होता है 005, 008 जो भी होगा आपका, मतलब 5 नंबर का मुझे डालना है, लेकिन एक्सेल खैर 1 डिजिट 2 डिजिट का भी ले रहा है। अच्छा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भी आपको जब आईटीआर फाइल करोगे तो एक बैंक नंबर देना तो जरूरी है, एक बैंक अकाउंट देना जरूरी है आपके, लेकिन तरीके से जितने भी बैंक अकाउंट है सारे आपको देने हैं उसमें बैंक में आपने आईटीआर फॉर्म में, लेकिन एक तो मैंडेटरी है, आप ये तो कह नहीं सकता कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मेरी इनकम तो सारी कैश में आती है और कैश में खर्च जाती है ना, रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे आप। और रिटर्न फाइल करने के लिए पैन नंबर भी चाहिए, रिटर्न फाइल करने के लिए मोबाइल नंबर भी चाहिए, रिटर्न फाइल करने के लिए ईमेल भी चाहिए, कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जब मैं बैंक का जब अकाउंट नंबर दूंगा तो पूछता, बैंक का नाम नहीं पूछता मुझसे, वो पूछता जी IFSC कोड, IFSC का मतलब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वो 11 कैरेक्टर का होता है। जैसे मैं 11 कैरेक्टर का कोड डालूंगा, बैंक का नाम अपने आप पेपर हो जाएगा, और फिर डालूंगा बैंक अकाउंट, और मुझे रिफंड के लिए एक अकाउंट रिफंड के लिए चाहिए मुझे, तो वहां पे मुझे करना होगा क्लिक, तो मुझे IFSC कोड डालना है। IFSC 11 कैरेक्टर्स का होता है, पहले 4 कैरेक्टर अल्फा होते हैं, 5th हमेशा 0 होता है, ये लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये याद रखो, ये O नहीं है, इट इज 0। तो
SBIN 0। ये ज्वेलरी हमारे घर के पास में है। मेरा पश्चिमा में रेजिडेंस है, जहाँ पे सारे कॉलेज प्रोफेसर रहते हैं। ARSD कॉलेज के त्रिपाठी जी रहते थे। मलिक साहब को पेंशन मिल रही है। प्रोफेसर त्रिपाठी जो थे वो हिंदी में थे, उनकी डेथ हो गई। अभी मलिक साहब हैं, उनको पेंशन मिल रही है। और ही इज 80+। SDFC बैंक पंजाबी बाग, SDFC 0 4 times 0 91। अब दिल्ली नायक सहकारी बैंक है, ये जुड़ा हुआ है यस बैंक से, क्लिनिक जाती है यस बैंक से, तो यस B 4 अल्फा हो गए, बीच में 0। दिल्ली नायक सहकारी का उसमें दिया DNB और 004। राकेश जी, मेरी ये PPT ये भी पूरी हो जाती है। अच्छा, हो गई सर। मैं थोड़ा इसमें और देख लूँ। हाँ, ये मैं बताता हूँ, एक बुक है फाइनेंशियल लिटरेसी की, एक ही बुक आई है, ये रजनी की है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैंने एक किताब खुद ही अमेजोन से खरीदी थी और उसमें 5 क्वेश्चन है इस तरीके से। इनकी कैलकुलेशंस मुझे कहते हुए कोई गलत नहीं लग रहा। जो टैक्स कैलकुलेशंस हैं वो गलती से सारे क्वेश्चंस में टैक्स कैलकुलेशन गलत है, तो टैक्स कैलकुलेशंस वो नहीं करनी जो इस किताब के अंदर है। मैंने सारी की सारी सॉल्यूशंस अपने उस वेबसाइट पे चढ़ाई हैं। मैं कोई इनकी गलती नहीं निकाल रहा, लेकिन पहले वाले एडिशन में जल्दबाजी में गलती हो गई। 5 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 13 था उनका। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चंस बनाया था जिसका मैं आईटीआर फॉर्म भर के आपको दिखाना चाहता हूँ, यदि आप टाइम है तो। आईटीआर फॉर्म यदि बच्चों को देते हो आप, एक्सेल पे बनाना है तो नाम, जो मैं वहां पर क्या होगा, जब मैंने अभी आपको आईटीआर 2 डाउनलोड करके दिखाई, आप सीधा नहीं भर सकते। आईटीआर 2 3 4 5 6 7 भर सकते हैं, लेकिन आईटीआर 1 में इन्होंने कंडीशन डाल रखी है कि आपको प्रीफिल्ड डाटा आपको डालना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स की आप वेबसाइट पे जाओगे, उसके पोर्टल पे जाओगे, इस कमल राम के पोर्टल पर गए, वहां से प्रीफिल्ड डाटा हमने इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद एक्सेल के अंदर आप इंपोर्ट करोगे, फिर आपका एक्सेल में कैलकुलेशन खुलेगी। लेकिन फिर भी ये हमारा एम्प्लॉई है, तो हमने इसका डाटा इस्तेमाल कर लिया इसकी परमिशन के साथ। इसका एड्रेस मेरे एड्रेस पे इसका पैन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ मेरे उस पर ही है। और इसकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, ड्राइवर का काम करता है, तो इसको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं। तो नाम कमल राम, फादर का नाम मैंने चेंज कर दिया, इसको राधेश्याम बना दिया, इसके पिताजी का नाम ये नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, ये 3 फील्ड ऐसे हैं जो एडिट नहीं हो सकते। और आप सीधा एक्सेल का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके सीधा भर नहीं सकते, वो कहेगा जी पहले प्रीफिल्ड लेके आओ। प्रीफिल्ड मैंने बना दिया है, आप इसको इंपोर्ट करके, वो भी मैंने शीट जो है वो सब जगह अवेलेबल कर रखी है। एड्रेस मैंने डाल दिया, मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, ईमेल डाल दिया, फिर स्टे इन इंडिया पूछेगा वो आपसे कितने दिन का स्टे है, वो आपको सब कुछ फॉर्म में जब भरेंगे अभी तो सब कुछ पूछेगा। फिर ऑफिस का नाम की जरूरत नहीं पड़ रही इसको। और पीरियड तो हम बात कर रहे हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर, तो इनकम पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22। फिर बेसिक्स आईटीआर 1 के अंदर क्या है, वो सैलरी की डिटेल्स नहीं पूछता, वो टोटल सैलरी पूछता है। लेकिन आईटीआर 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, फिर वो डिटेल्स मांगेगा। तो बेसिक सैलरी हमने मानी ₹1,00,000 पर मंथ, डीए माना 4,32,000 रुपया, एचआरए मान लिया 24%, ट्रांसपोर्ट 4,000। हमने माना कि उसकी सैलरी 19,68,000 है। पीएफ इसका कट गया 10%। ट्यूशन फीस में दे रहा है 3,000 रुपये पर मंथ अपने बच्चों की, 36,000 रुपया। और टीडीएस कॉलेज ने काट लिया इसका 3,20,000 रुपया। और इसके पास एक मकान है जिसका ये ईएमआई दे रहा है 10,000 रुपये पर मंथ की, मतलब 1,20,000 रुपये इसका हो गया। प्रिंसिपल का अमाउंट तो 20,000 हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1,00,000 रुपये। अब ये जो 20,000 रुपये जो प्रिंसिपल है ये टीसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है जिसका इसको इंटरेस्ट मिला 15,000 रुपया, अकाउंट नंबर दे दिया हमने, बैंक का IFSC कोड दे दिया। इसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपना चुकाया, अपनी बीवी का चुकाया 30,000 रुपया, क्योंकि नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000 मिलेगा। और इसने एडवांस टैक्स जमा करवाया, BSR कोड दे दिया, चलान नंबर और डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ चलान 15 मार्च 2022। तो हमने ये क्वेश्चंस आपको मैं राकेश जी कहोगे तो अभी फीड करके दिखा दूंगा। मेरी तरफ से पीपीटी जो है पीपीटी पूरी हो गई है। कोई क्वेरीज तो आप क्वेरीज पूछो आप। सर जब तक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहो ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। मेरे सामने खाने पीने का सब कुछ पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है, पानी बॉटल भी है, बिस्किट भी है, सब कुछ है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर, ये बताओ मेरी फोटो तो नहीं आ रही ना साथ में? मेरी फोटो तो नहीं आ रही ना? मेरा तो स्क्रीन आ रहा है ना आपके सामने। नहीं, आपकी वीडियो भी चालू है तो कोई ये नहीं है सर, मेरी कैमरा आपका ऑन है। अच्छा कैमरा ऑन है, कोई बात नहीं। हाँ सर बताएं। एक ये आ रही है कि ऑर्फन की जो है, इफ एन ऑर्फन वांट्स टू मेक पैन, हाँ देन व्हाट इज व्हाट पर्सनल डिटेल्स। नहीं सर ये बताओ, ऑर्फन एक इंडिविजुअल तो है ना?
हाँ उसका नेम होगा। फादर नेम में ये मैंने आज तक देखा नहीं कि फादर नेम में वो बिना फादर नेम तो लेगा नहीं, मैंडेटरी होता फील्ड उसका। लेकिन अगर सर फॉर एग्जांपल अगर उसको जो है हाँ हाँ he does not know means कि whereabouts of his parents, कि अगर वो इस तरह का है कि उससे जो है सर इनकम टैक्स में ऑर्फन को रिबेट तो मिली नहीं, लेकिन जब उसका पैन कार्ड बनेगा तो पैन कार्ड में भी उसको फादर नेम मदर नेम तो चाहिए ना सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो। मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक देखा नहीं कि, और मेरे पास, मैं इसलिए कहता हूँ इनकम टैक्स में ना कभी कोई ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये पहली बार मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सुन रहा हूँ कि इसका पास मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस टाइम। एक पार्टिसिपेंट्स का ही आंसर मतलब आंसर है गार्जियन का नाम, पता नहीं ये जो है रिजनेबल तो लग रहा है लेकिन पता नहीं ये नहीं है या नहीं, वो गार्जियन नेम तो होगा, फिर वो गार्जियन नेम तो ले लेगा ना, वो फादर्स नेम मदर्स नेम गार्जियन नेम तो ले लेगा। लेकिन कोई कहता है मेरा कोई गार्जियन भी नहीं है सर, मैं तो उसकी बात सोच रहा हूँ जो कहता है मैं तो सड़क पे बैठा हूँ, ना मेरा पिताजी ना माताजी ना मेरा तो सिर्फ भगवान है, तो भगवान का नाम फिर राधे श्याम कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन उसका भी डेट आउट प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना सर, ऐसा फादर नेम तो वहां पर चाहिए, रिक्वायरमेंट है। हाँ हाँ अब ये क्वेरी जो मैं है ये कहीं डाल के पूछनी चाहिए भाई, जो ऑर्फन है उसकी इनकम का होगा क्या रिटर्न, उसको इनकम तो आ रही है, और इनकम आ रही है उसका, और उसका कोई बाप है नहीं, माँ है नहीं, गार्जियन है नहीं, तो अपनी आइटम भरेगा कैसे? और विदाउट फादर नेम मदर नेम तो वो आइटम भर नहीं सकता, और पैन नंबर तभी मिलेगा इसका फादर नेम मदर नेम होगा। ये अभी तक किसी ने सोचा नहीं, इसके कम से कम मैंने तो नहीं सोचा। लेकिन ऐसी सिचुएशन तो आ सकती है सर, सिचुएशन तो बहुत अच्छी आ सकती हैं। नहीं मतलब ये एक हाँ बिल्कुल आ सकती है। आपकी ऑडियंस जो है बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छी है। हाँ मतलब सिचुएशन एक आ सकती है कि कोई ऑर्फन है जिसको अपने माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स के बारे में नहीं मालूम है। हाँ बिल्कुल। सर ये बताओ, इसी केस में मुझे गिफ्ट मिला वाइफ से, साली मेरी रिलेटिव होती है, वाइफ की सिस्टर हो गई ना, उससे पैसा मिला 5 लाख रुपया। रिलेटिव से कोई ओकेजन की जरूरत नहीं, कोई इवेंट की जरूरत नहीं, आपको पैसा मिल गया 5 लाख रुपया। 5 लाख पर आपकी इनकम फ्री हो गई, कोई जो उस पर इनकम आएगी वो तो टैक्स होगी। लेकिन मेरी बीवी है, बीवी की बहन से बड़ा प्यार मोहब्बत है, उसने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया, वो 5 लाख मेरी इनकम नहीं जोड़ रहा है। अब बाई चांस मेरी बीवी का हो गया डिवोर्स, अच्छा, और साली के साथ मेरा प्यार मोहब्बत चल रहा है, और साली मुझे 5 लाख दे रही है डिवोर्स के बाद, फिर क्या होगा? क्या वो रिलेटिव होगी या नहीं होगी? क्या मुझे 5 लाख रुपए जो देगी, मेरी बीवी से खत्म हो गया रिश्ते, अब मेरी साली जो है, साली से प्यार मोहब्बत जारी है, क्या मुझे अपनी हाँ रिलेटिव तो सर वैसे देखा गया जिस ग्राउंड पे मतलब उनसे रिलेशन है वो तो खत्म हो चुका। हाँ नहीं सर, आप ये कॉमन सेंस है, आप बताओ सर, आप मुझे 5 लाख रुपया मेरी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। पता नहीं नहीं हम तो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस। क्या होना चाहिए आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। और यदि बाई चांस उसकी डेथ के बाद हो जाए, मेरी बीवी की डेथ हो गई और डेथ के बाद साली तो मेरे को दे रही है 5 लाख, फिर क्या होगा? क्योंकि आपकी जो है वाइफ के साथ रिलेशन इवन आफ्टर डेथ मींस की हाँ आपकी वाइफ को उसके रिलेटिव उस केस में जो है नहीं, आपके ख्याल से बिल्कुल ठीक है, मैच करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। यदि नहीं बिल्कुल मैच कर रहे हैं, डिवोर्स के बाद रिलेशनशिप खत्म हो गई वाइफ के साथ, और वाइफ के साथ जो कनेक्टेड रिलेशनशिप वो भी खत्म हो गई, वो मेरी साली जो है फिर साली नहीं रही, वो मेरी दोस्त बन गई। यदि डिवोर्स हो गया तो मेरी बन गई वो दोस्त, और दोस्त से 5 लाख रुपए मिलेगा, वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। और यदि बीवी की हो जाती है डेथ, तो डेथ के बाद रिश्ते वही रहते हैं, फिर मुझे जो पैसा मिलेगा डेट विल बी टैक्स फ्री। अच्छा, यदि सर मैंने बीवी से शादी की और वो थी डिवोर्सी, ठीक है, उसका पहले वाला पति यदि मुझे पैसा दे, उसका क्या करोगे? मेरे पत्नी का शौहर पहले वाला यदि वो जो पैसा दे रहा है वो टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मेरी पत्नी का पहले वाला शौहर दे रहा है मुझे पैसा। हाँ तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, पता नहीं अब जो है सर अपनी ऑडियंस से पूछो, ऑडियंस क्या कहती है पूछो। given the answer that means कि वो तो ट्रांसफर इनकम है। सर हम इनकम की बात नहीं कर रहे, हम बात करें जो पैसा मिला, मेरी वाइफ के पहले वाले हस्बैंड ने मुझे पैसा दिया है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ का तो रिश्ता नहीं है ना उसके साथ। हाँ बिल्कुल सर, मेरी वाइफ का रिश्ता
अपने पति से उस दिन खत्म हो गया जब मेरी शादी हो गई। जब उसका रिश्ता खत्म हो गया तो उससे जो पहले वाला पति का तो रिश्ता खत्म हो गया ना, तो जो पैसा मुझे मिलेगा उसके शोहर से तो वो मेरे इनकम में काउंट होगा, वो टैक्स फ्री नहीं होगा। कई बार होता है ना कि मैंने भाई शादी की और वो बेचारा जो शोहर है उसका बड़ा खुश हो रहा है कि राठौर ने बाहर संभाल लिया मेरी बीवी को जो मुझे तंग करती थी, तो उसने 5 लाख रुपए खुशी में होकर दे दिए। सर मेरी इनकम में काउंट हो जाएगा वो तो खुशी में पैसे दे रहा है वो दुखी होकर पैसे नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा यदि बाई चांस सर मेरे पास 50 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया मैंने अपने रिटायरमेंट मुझे हुई तो मुझे 3 करोड़ रुपया कॉलेज से मिला था। आई गॉट 3 करोड़ फ्रॉम माई रिटायरमेंट आफ्टर माई रिटायरमेंट फ्रॉम माई कॉलेज। अब उसमें से 50 लाख रुपये मैंने क्या किया, अपने दादाजी को दे दिया, और दादाजी को मैं कोई गिफ्ट दूंगा वो टैक्स फ्री होगा, उनके अकाउंट पे काउंट नहीं होगा। अब 50 लाख पर इंटरेस्ट आया सर 8%, 4 लाख रुपया। वो आपका आपके टैक्स में जाएगा? नहीं सर वही नहीं। मैंने अभी सिर्फ क्लबिंग के 3 प्रोविजंस बताए आपको। ये मैं अब इस टाइम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूँ जो आपके कोर्स का पार्ट है, टैक्स प्लानिंग। सर मुझे 50 लाख रुपए मिला, राठौर ने अपने दादाजी को बाप के बाप को 50 लाख रुपए दे दिया, वो गिफ्ट है ब्लड रिलेशन में। मेरे दादाजी को कोई इनकम नहीं, कोई टैक्स नहीं लगना उस 50 लाख पर। अब दादाजी को 50 लाख पर 8% इंटरेस्ट आ गया, 8% 4 लाख रुपया। सर 4 लाख रुपया क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है तो उनकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी हो गई 0, और मेरी 4 लाख पर जो 30% टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो टैक्सेबल हो रहा था। अब सर ये बताओ जब मेरे दादाजी जाएंगे अपना सर्वलोक तो वो 50 लाख रुपये तो मेरे पिताजी में, पिताजी की बहनों में, बुआओं में, चाचाओं में बढ़ जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और यदि काम करना भी है तो फिर मुझे सेफ गार्ड में क्या लूँ? सर मैंने 50 लाख रुपए देके 4 लाख रुपए पर इंटरेस्ट टैक्स बचा लिया 1/3, क्योंकि मैं 30% ब्रैकेट में हूँ। मेरा 1,20,000 रुपये टैक्स बच गया। लेकिन मुझे डर तो ये लग रहा है कि बाई चांस जिस दिन मेरे दादाजी की डेथ हुई वो पैसा मेरे हाथ में लगेगा नहीं, वो पैसा तो मेरी बुआओं में और चाचाओं और मामाओं में बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँ फिर? इसके लिए कोई प्लानिंग या कोई प्रिकॉशंस, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं टैक्स भी बचा लूं और 50 लाख मेरा सेव भी हो? ये एक हाँ। दादाजी से वापस ले लो, लेकिन मालूम चलेगा तभी ना कि जब वो कब मरने वाले हैं। अब मुझे क्या पता अब मरना तो अरे वो 80-90 साल के हो गए, वो तो कभी भी रात को निकल लेंगे अपना। अब मुझे निकलने से पहले थोड़ा बताएंगे सर, या तो निकलने से पहले मुझे ही पता हो फिर तो मैं एफडी उसी हिसाब से करवाऊंगा ना। सर टैक्स में बड़े मजेदार कहानी होती है ऐसी, और ये एक्चुअल में काम होते हैं ऐसे। सर उसका तरीका ये है कि मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर वो दादाजी गिफ्ट कर दें आपको, नहीं वो तो गिफ्ट कर गए ना, लेकिन मैं तो टैक्स बचाना चाहता हूँ ना, वो तो कोई बात नहीं। 1 साल तो बच गया, 2 साल बच गया, लेकिन मुझे पता नहीं दादाजी कब तक जिंदा है। मैं तो चाहता हूँ जब तक दादाजी जिंदा हैं जब तक मेरा टैक्स बचा रहे, और निकलने का तो हो सकता है अगले दिन निपट लें, और ना निपटे तो 10 साल भी ना निपटे। मेरे पड़ोस में एक सीजन रहते हैं, इज 99 ईयर्स ओल्ड, और मेरा प्रोग्राम भी राकेश जी अभी 25 साल पूरा जो चल रहा है ना अमृतकाल, मैं पूरा अमृतकाल जी के जाना चाहता हूँ। मैं इंडिया के पूरे 100 साल के 1947 से 2047 के बाद ही जाऊँगा, मैं अभी नहीं जा रहा, और इनकम टैक्स की इसी तरह से सेवा करता रहूँगा। तो ये बताओ ना मैं करूँ क्या दादाजी का? ये तो सर पता है। सर दादाजी का रीजन ये है। अच्छा बाई चांस कोई ऑडियंस ये भी सोच सकती है कि मैं उसमें ज्वाइन करा लूँ भाई। नहीं, एक हाँ बता। एक आंसर यार आपके स्टाइल पेपर पर लिखा लो। किससे? दादाजी से? क्या लिखवाऊँ सर, क्या लिखवाऊँ पूछना जरा। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो मजाक में बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आते हैं। इसका सर ये है, यदि मैं करता हूँ ज्वाइंट नाम कि मैंने अपना नाम भी रख लिया एफडी में और रख लिया दादाजी का, तो सर ये पैसा जो है जो इनकम है मेरी कराएगी, क्योंकि बेसिकली मैंने गिफ्ट दिया ही नहीं उनको। यदि मैंने एफडीआर ऐसी कराई जिसमें मेरा नाम भी है मेरे दादाजी का भी है, तो बेसिकली मैंने गिफ्ट किया नहीं, वो मेरी इनकम ही टैक्सेबल होगी। सर दादाजी का एक्सक्लूसिव नाम है, मेरा नाम उसमें नहीं है, मैंने बाकायदा अकाउंट पे चेक से उनके नाम में पैसा ट्रांसफर किया। अब दादाजी जिस दिन बनेंगे मैंने क्या किया, या तो उनसे करवा ली विल करवा के, सबसे तरीका है कि मैं उस एफडीआर की मैंने विल करवा ली और उसको करवा दिया रजिस्टर्ड, कि जिस दिन दादाजी स्वर्ग सिधारें, जिस दिन जाना चाहें अपना निकल जाएं, जिस दिन तक जिंदा हैं वो मेरा इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा और बाद में पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, तो उसमें फिर टैक्स नहीं लगेगा। वो 5 लाख जो वापस आएगा, 50 लाख वापस होके दादाजी के डेथ के बाद वो मेरे पास उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगना, क्योंकि हमारे कंट्री में
वेल टैक्स भी नहीं है और डेथ टैक्स भी नहीं है, इसको बोलते हैं एसटी ड्यूटी। ये भी 1985 में खत्म हो गई थी एसटी ड्यूटी। पहले क्या था, यदि मेरे बाप से मुझे पैसा मिलता है, सर मैं कई बार शब्द ऐसे इस्तेमाल करता हूँ बड़े जो आपके दिल को छुए, मुझे बाप के मरने पर बाप से पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट कहती थी मुझे भी टैक्स चाहिए। और यदि मान लीजिए मुझे पैसा मिल गया और मेरी भी डेथ हो गई उसी फाइनेंशियल ईयर में, तो गवर्नमेंट ना कुछ रिलैक्सेशन देती थी कि नहीं, बेचारे के घर में, राठौर के घर में देखो 2 डेथ हो गई। एक तो राठौर के फादर की डेथ हुई, राठौर के फादर से राठौर को पैसा मिला, एसबी राठौर को, फिर एसबी राठौर की भी डेथ हो गई, फिर मिला सिद्धार्थ राठौर को, तो सिद्धार्थ राठौर को जो पैसा मिलेगा वो कंसेशन रेट पर, लेकिन एसए ड्यूटी ये 1985 में खत्म हो गई। पहले गवर्नमेंट कहती थी भाई दादाजी तो हमारे भी थे, हमारे नेशन के थे ना, और राठौर भी हमारे नेशन का है, तो इसके मरने के बाद इसके जो लीगल एयर्स को पैसा मिलेगा उस पर भी टैक्स लगा दो। तो ये टैक्स पहले होते थे, अब फॉर्चुनेटली ये खत्म हो गया। हाँ जी, और बताए कोई क्वेरी? मैं फिर क्वेश्चन से लेता हूँ उसका बेसिक, इसका जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, मैं इसको रिटर्न भर के दिखाता हूँ आपको। हाँ जी राकेश जी, कोई क्वेरी देखो। सर नहीं देखो, आपका सेशन अभी 7:50 हुए हैं, हम सेशन जब तक आप चाहोगे चलता रहेगा। जैसे भजन कीर्तन नहीं होता, भजन कीर्तन जब तक श्रद्धा आपकी, मैं अपने घर में बैठा हूँ आराम से। ये एक हाँ ई फाइल कैसे करेंगे ये? हाँ, वही तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अभी वही दिखाना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि मंदिर या ट्रस्ट के टैक्सेस कैसे लगेंगे? उसका फॉर्म 7 होता है, वो सर ट्रस्ट वाली बात में बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसको हम यहाँ पर टच नहीं करना चाहेंगे। तो यही है अभी क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आपकी जो वर्कशॉप थी एक्सेल पर थी, मैं एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। ये सर प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23, ओल्ड टैक्स रेट रिजीम केस 1, ये मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। राहुल गांधी, मोदी, अडवाणी और इमरान खान, न्याजी। सर 4 लाख इनकम है, ये देखिए 7,500 रुपये, इस पर 2.5 लाख तक फ्री है ना। 2.5 लाख से 4 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख का 5%, 7,500। इसको रिबेट मिल गई सर, ये 0 हो गया। मोदी जी का क्या होगा? टैक्स बनेगा 3 लाख तक फ्री, और 3 से 4 1 लाख, 1 लाख का कितना? 5%, 5,000। ये रिबेट मिल गई 87 की, 0 हो गया। अडवाणी जी का 0 हो गया। और इमरान खान का क्या होगा? 2.5 लाख, 2.5 लाख पर टैक्स बना सर 7.5, इसको 87 एक ही रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है सर। और 4% लग गया एजुकेशन चार्ज, तो इसको 7,800 रुपये देने पड़ जाएंगे। ये मैंने डिफरेंट केस रखे हुए हैं, ये देखिए सर। अब ये 5 लाख का। सर बच्चे पीडीएफ शेयर करने के लिए कह रहे हैं। सर पीडीएफ है, मैं सब आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि पीडीएफ अगर शेयर कर देंगे तो उनको प्रैक्टिस और इसको जो है। सर ये पीडीएफ मैं आपको, मेरी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट भी आपको दिखाता हूँ, उस पर सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ मैंने डाल दिए हैं, कुछ और डाल दूंगा, ये सब एग्जांपल्स भी। taxclasses.in। हाँ जी, हाँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं सर। ये है www.taxclasses.in। इस पर इनकम टैक्स का कोई लॉगिन, कोई पासवर्ड नहीं लगाना इसमें। हम कोई, मैं इससे कोई इनकम जनरेट नहीं करता किसी भी तरह की। यहाँ सेमेस्टर 4 का चल रहा है आजकल मेरा कोर्स, ये जनरल, ये पर्सनल टैक्स प्लानिंग 3rd सेमेस्टर, और मैंने यहाँ पर था इनकम टैक्स सेकेंडरी का, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी का डाल रखा है। ये देखिए, ये फाइनेंशियल लिटरेसी VSC फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1, और ये ब्लैंक ITR 1 डाल रखी है, ये फील्ड ITR डाल रखी है, ये प्रीफिल्ड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फाइनलाइजेशन, और इसमें 9 फरवरी का वीडियो भी है। ये आप इसको क्लिक करोगे तो वीडियो शुरू हो जाएगा। आज का मैंने लिखा है ऑनलाइन लेक्चर पर्सनल टैक्स बेसिक, जो आपने अभी देखी, पैन, ई फाइलिंग, और यहाँ पर वीडियो का लिंक हो जाएगा। जो आप आज देख रहे हैं लेक्चर, ये लेक्चर बाकायदा मेरे एंड पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं एडिट करूंगा, और एडिट करके ये लेक्चर एडिटिंग के बाद यहाँ पर यूट्यूब पर आ जाएगा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मेरा यूट्यूब देखे, ये क्या टैक्स डॉक्टर के नाम से है? आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टैक्स डॉक्टर। सर आप गूगल पर टैक्स डॉक्टर डालो, सबसे पहले मेरे ही आएगा उछल उछल कर। सर बिल्कुल। ये देखो, ये टैक्स डॉक्टर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रवि मोहन आहूजा। हमने इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया इस बार। अभी तक मेरे लेक्चर जो होते थे सिंगल होता था, जैसे डुएट सॉन्ग नहीं होते, तो डुएट लेक्चर हमने रिकॉर्डिंग की है इसमें। और ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का है, ये बेसिक कंसेप्ट का है, ये प्रैक्टिकल मैंने 1 करके दिखाया इस पे। एक चीज पूछ रहे हैं, हाँ ये जो वैट एग्जाम के सर, ये मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी है ये वाला, इस पर सिर्फ लेक्चर 70 लेक्चर पढ़ूंगा। आप इसको क्लिक करो, सारे लेक्चर खुल जाएंगे आपके। हेलो फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी 2023, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी में जो यूनिट 4 है पर्सनल टैक्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने आप करने हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में
करनी है इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला दीजिए। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस, और वो है चैप्टर 6A की 80C से लेकर 80U तक। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम। एनपीएस में पैसा लगाया हुआ है 50,000, तो डिडक्शंस इनकी हो गई 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C और 80 आज 9 फरवरी। ऑफिस नेम दिया गया है श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये जिस क्वेश्चन की बात करें थे वही क्वेश्चन चल रहा है इसमें। एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22। पैन नंबर रखा है और 3 ऑप्शंस बन रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, 80 टीटीए जो कि सेविंग बैंक सेल्फ, हम टर्म खुद ही फाइल कर रहे हैं। पैन 7:22 इवनिंग के ओपन, और ये है JSON फाइल। यदि इसमें आप इसको सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। फाइंड हम देखना चाहते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमारा आ गया है नहीं आ गया, हमने लिखा 15,000, फाइंड नेक्स्ट, और ये 15,000 आ जाता है। जितनी बार भी 15,000 होगा वो आपको दिखाएगा। इस तरीके से टीचर जो है वो इवेल्युएट कर सकते। 80D 25,000, 80 TTA 10,000 जो कि मैक्सिमम लिमिट है। टोटल इनकम हो गई टैक्सेबल 60,48,000, और ऐसे भी आइटम 1 में इनकम हमारी 50 लाख को क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहां पर आपने देखा होगा कि सरचार्ज का कोई मेंशन नहीं था। टैक्स लायबिलिटी हो गई 3,19,176। लेट फीस लगेगी क्योंकि आज हो गई ड्यू डेट के बाद 5,000, अमाउंट हो गया 324,176। टीडीएस हमारा काटा एम्प्लॉयर ने 3,20,000, एडवांस सेक्शन चुका है 10,000, हमारा अमाउंट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया 3,30,000, रिफंड 5,824 और राउंड हो गया 5,820। न्यू रिजीम की बात करें, जबकि हम चूज नहीं कर सकते ड्यू डेट के बाद, यदि वैसे भी हम चूज करते 31 जुलाई के बाद तो हम इसको चूज नहीं करते क्योंकि 19,68,000 सैलरी इस सेंटर मिलेगी नहीं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 15,000, अमाउंट हो गया 90,83,000 और उस पर टैक्स बनता 3,32,400। हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ बनता 3,45,696, जबकि यहां पर था 3,19,176। तो हमने ओल्ड रिजीम ही, हमें यदि हम ड्यू डेट से पहले भी करते तो मैं ओल्ड रिजीम ही चूज करता। ठीक है सर, ये मैंने आपको हाँ मतलब यहाँ पर आपको 17 लेक्चर पढ़े हुए हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आज 4 फरवरी आपको टैक्स वाले पार्ट की कंप्लीट कवर करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए स्पेशल बनाया हुआ है मैंने। सेकंड ईयर फाइनेंशियल लिटरेसी का टैक्स वाला पार्ट। हाँ टैक्स वाला, हाँ सर, हाँ जी सर बिल्कुल टैक्स वाला पार्ट और कुछ नहीं। पेपर इसमें हमें ITR 3। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अभी नहीं, अभी खत्म करना चाहते हैं, थोड़ी सी देर और सही। अभी सर क्या कराना चाहते हैं? सर मैं थोड़ा सा आपको एक्सेल का बता दूं। ये देखिए, ये 5 लाख पर इनकम आपकी 13,000 इमरान खान के केस में हो गई। अच्छा, ये फिर आपकी जो इनकम है ये 7 लाख वाली है। यदि मान लीजिए राहुल गांधी का केस है तो 7 लाख तक जो इनकम है वो 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 से 5 12,500, 5 से 7 हो गया 20%, 40,000, 52,500 आपको रिबेट मिलेगी नहीं और अमाउंट आएगा 54,600। यदि ये मोदी जी का केस होगा तो 3 लाख तक फ्री, 3 से 5 5%, 10,000 और डिफरेंस आएगा फिर यहाँ पर 2,500 रुपये का और 100 रुपये का यहाँ पर 2600 का फर्क। और अडवाणी के केस में ये नील होगा और इस तरीके से। तो मैंने सारे इस पे पर कंपेरिजन कर रखे हैं। अब मैं बात करूं इसकी रिजीम की। सर ये रिजीम की हमने बात की है। ये यदि आप देखें क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं सारे के सारे रजनी की बुक से भी, 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन इस पर हैं। ये क्वेश्चन पर, और यहाँ पर सब मैंने जो आप एक्सेल की बात करें सर, अब यहाँ पर बड़े लंबे चौड़े फार्मूले लगे हुए हैं। सर ये देखो, आपने तो एक्सेल का करवाया ना, देखो इतने बड़े बड़े फार्मूले हैं। ये अपने आप इनकम टैक्स निकाल रहा है, मैं इनकम चेंज करूंगा टैक्स निकल जाएगा अपने आप। मैंने 10 लाख को या मान लीजिए चेंज कर दिया तो बदल जाएगा सब कुछ। मैंने किया 12 लाख, ये किया 1,20,000 और मैं कर दिया 12 लाख, ये टैक्स अपने आप निकल आया। यहाँ पे इसको मैंने कर रखा है, लिंक कर रखा है इसको। 12,50,000 अपने आप निकल गई स्टैंडर्ड, और मैंने मानी हाउसिंग लोन -1,50,000, 10 लाख हो गया। 10 लाख पर PPF का 1,50,000 का रिपेमेंट हाउसिंग लोन और
टैक्स निकल आया 70,200। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हाउसिंग लोन का मिलेगा नहीं और 80C 80DD भी कुछ नहीं मिलेगा इसको। तो यहां पर टैक्स बन किसका 1,19,600। तो इसको यहां पर लिखा हुआ हमने एडवाइस टू ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम 49,400 का यहां पर फायदा है। तो मैंने इस शीट में कंपैरिजन कर रखा है सब कुछ ओल्ड का और न्यू का। और ये केस 1 की मेरी कैलकुलेशंस हैं, इनकम टेल्स ऑफ आइटम 1, और इन टेल्स को मैंने लास्ट में यहां पर सब कुछ फिट कर रखा है। ये शीट भी सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, इसमें कोई किसी तरह की सीक्रेसी नहीं है। और पीडीएफ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन नंबर 5 ये रजनी की बुक से लग रहा है, 5 के 5 क्वेश्चंस वो बात लगा कि उनकी कैलकुलेशंस गलत हैं। मुझे इस बात को कहते हुए कोई बुरा नहीं लग रहा, मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि आप गलत ना सीखें। ये देखिए, ये जो मेरा क्वेश्चंस है, जो एक्सेल की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट कर लिए। यदि वो सुपर होता तब क्या होता, सीनियर होता तो क्या होता। ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये है हमारा केस स्टडी 19,68,000 वाला। 50,000 स्टैंडर्ड निकल गई, 1 लाख की हाउस प्रॉपर्टी की नेगेटिव इनकम, 15,000 का सेविंग का बैंक का इंटरेस्ट, ग्रॉस हो गई 18,33,000। 1.5 लाख की उसकी लिमिट है, उसमें पीएफ आ गया, एचबी आ गया, ट्यूशन फीस आ गई, 25,000 का 80D और 10,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट 185। इनकम हो गई 16,48,000। और ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, ये अपने आप देखते हैं सीनियर जो है ना नॉन सीनियर, इससे टैक्स निकाल दिया 3,06,900 इस पे। हेलो सर। हाँ जी बताएं राकेश। हेलो। नहीं सर, उस समय आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा, फिर इसमें देखो टैक्स निकल आया, इसका 319,176। अब लेट फीस लगेगी 5,000, तो अमाउंट हो गया 324,176। 320 हो गया, टीडीएस ने काट लिया, एडवांस टैक्स मैंने 10,000 चुका दिया, मुझे 5,820 का रिफंड मिल जाएगा। अब यही सिनेरियो होता है नए रिजीम के अंदर। तो नए रिजीम में क्या होगा, ये 1968 कोई आपको हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा 15,000। इनकम हो गई 1983, यहां भी फॉर्मूले लगे हुए हैं। और रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि 5 लाख से इनकम ज्यादा हो गई, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख तक क्रॉस नहीं की, और ये आपका अमाउंट हो गया 345,696। अब नेचुरली 345 यहां पर है, यहां पर मेरा 319 है, तो नेचुरली मैं फिर ओल्ड रिजीम चूज करूंगा इसके अंदर। तो मुझे रिजीम कौन सा चूज करना है ये मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं। आज भी जो बजट आया भी आपका 1 फरवरी 2023 को, उसमें भी बाय डिफॉल्ट इट इज अ न्यू रिजीम, लेकिन मैं चूज करना चाहूं तो मैं न्यू रिजीम को चूज कर सकता हूं। और जो मैंने फील्ड जो आईटीआर फॉर्म है वो भी वेबसाइट पर डाला हुआ है और फील्ड वाला भी डाला हुआ है। और यदि आप भरकर देखना चाहें तो इसको देखिए, मैंने यहां पर क्लिक किया, इसको ओपन किया, इसको ओके करना है, इसको इंपोर्ट कराइए, इंपोर्ट प्रीफिल। इंपोर्ट प्रीफिल में जो मैंने आपको दे रखा है उसको इंपोर्ट करना है। मैंने ये इंपोर्ट वाली प्रीफिल भी अपनी वेबसाइट डाली हुई है, आप इसको इंपोर्ट करोगे फिर आपको इंपोर्ट का डाटा मिलेगा, अदरवाइज ये शीट काम नहीं करेगी। ये इसकी कमी कहो या कुछ भी कहो, उन्होंने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि इसमें प्रीफिल्ड डाटा चाहिए। मैंने ब्लैंक शीट भी रखी हुई है आपके लिए और फील्ड भी रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं आज की शीट, ये फील्ड है, ये एक्सेल में है। एक्सेल में आपने कोर्स करवाया बकायदा अपना, बहुत अच्छा, 3 दिन चला। यहां पर आपको आधार नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लू वाले फील्ड देख रहे हैं ये इसमें कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रीन वाले में आपको डाटा फीड करना है और रेड वाले मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपकी बताया भी कि इसमें प्रीफिल्ड आता है, इसमें डेट ऑफ बर्थ 27/1983, पैन नंबर और नेम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एड्रेस यहाँ चेंज ये एडिटेबल है। सर मैंने इसको कर दिया 27, यहाँ साक्षर पार्टमेंट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने A3 लिख दिया, पश्चिमा लिख दिया, रेड वाले मैंडेटरी है, न्यू दिल्ली कर दिया, और यहाँ ड्रॉप डाउन है। सर ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन है, ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ ड्रॉप डाउन से लिखेंगे इंडिया अपने आप आएगा, पिन कोड आपने लिखना है, यहाँ चूज करना है, ये ड्रॉप डाउन है। और इसके बाद ये अभी मैंने आपको बताया 7 प्रोविजन कि आपको टर्न फाइल करनी है, आपके 1-2 लाख से ऊपर का फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख का आपका ये, यहां पर आपको यस नो करना जरूरी है। यदि आपने कोई काम नहीं किया, यदि आपने कर दिया यस, तो देखो ये ग्रीन खुल गया, फिर पूछ रहा है आपसे, यहां पूछ रहा है यस और नो, फिर पूछेगा अमाउंट। तो आपने जो आपसे कहा गया वो आपको करना है, या आपने नो कर दिया तो ग्रे हो गया अपने आप। फिर वो आपसे पूछ रहा है सेक्शन, ये ईमेल डाल दिया हमने, मोबाइल नंबर डाल दिया अपना, ये अब सेक्शन पूछ रहा है। देखो यहाँ पर ये रहा, मैंने बताया था ना 101, 104, 5, 108 है। राकेश जी देख रहे हैं आप, ये सब कुछ आपको फील्ड्स ड्रॉप डाउन से उठाने हैं। हाँ बिल्कुल।
हमारा बिफोर ड्यू डेट, बिलेटेड, रिवाइज्ड या 8A। हमने कर दिया बिलेटेड। ये इस शीट में सारे फॉर्मे लगे हुए हैं, आपने इस शीट में फॉर्मा बदल दिया 19 20 लाख। सर कैलकुलेशन बदल जाएंगी इसकी, ये अपने आप ब्लू में आ गया, ये 19 स्टैंडर्ड अपने आप निकल आई, ये सर स्टैंडर्ड अपने आप निकल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। और 1870 अपने आप निकाल दिया इसने, 19,20,000 में से स्टैंडर्ड निकाल के 1870 बना दिया इसने। मैं इसको 1968 कर देता हूँ। आपको रेट भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये देखो 1968 50 निकल गया, 1918 यहाँ पर पूछता है मकान आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, जो मैं बता रहा था वो कहते हैं उसको डीम टू लेट आउट, किराए पर दे दिया होता तो। जैसे होता है ना पत्नी को लोग धर्मपत्नी मान लेते हैं, सर पत्नी पत्नी होती है, धर्मपत्नी धर्मपत्नी होती है। धर्मपत्नी का मतलब नहीं तो कि धर्मभाई की तरह किसी को भी धर्मपत्नी कह दो, पिटाई हो जाएगी। राकेश कुमार जी समझ रहे हो, एक पत्नी होता है एक धर्मपत्नी होता है। लोग पत्नी और धर्मपत्नी को एक ही शब्द में इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। धर्म भाई हो सकता है, धर्म बहन हो सकती है, धर्म पत्नी राह चलती को धर्म पत्नी मत कह देना कि मैंने तो धर्म भाई की तरह कहा था धर्म पत्नी। अच्छा देखो ये इंटरेस्ट, अच्छा यहां पर आपका ये है, यदि मैं लिख दूं 2.5 लाख, सर ये मना कर दिया उसने। फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसमें वो लगे हुए आपके मैक्रोस, फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट पेबल बोरो कैपिटल वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। ये लेने ही देगा आपको। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मैंने से एग्जाम कर लिया। बैंक इंटरेस्ट ये 15,000 देखो मैंने यहां पर लिखा था, देखो यहां पर ड्रॉप डाउन है, ये रहा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, डिपॉजिट्स, इनकम टैक्स का रिफंड पर इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने लिख दिया 15,000, 18,000 लिखूंगा तो 18,000 जाएगा, मैंने कर दिया 18, तो देखो यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है ना। ये मैंने 15 कर दिया, ग्रीन में मुझे भरना है। अच्छा इसके बाद ये 1833 अपने आप कैलकुलेट हो गया। अभी मेरी सेविंग थी, पीएफ की सेविंग थी, मेरी वो प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की थी, एलआईसी की थी, और बाकी रिपेमेंट ऑफ लोन था। सपोज करो प्रिंसिपल का मैंने कर दिया यहाँ पर 185, तभी 150 लेगा, और मैंने कर दिया यहाँ पर 149, फिर 149 लेगा। मतलब यहाँ पर कंडीशंस लगी हुई हैं, जितने आपने 80 में रिबेट लेनी है वो, या 150 विच एवर इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा था 87 था, 176 था। अच्छा ये मेडिक्लेम का कहाँ से आया, ये मेडिक्लेम का 80D से आएगा। यहाँ पर ये रहा, वेदर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन, यदि वो पूछ रहा है कि आप या आपके अलावा आप या आपके फैमिली मेंबर कोई सीनियर सिटीजन है क्या, यदि नो है तो 25,000 की लिमिट है, और यदि आपने इसको कर दिया यस, यदि मैं इसको कर दूं यस, फिर ये पूछेगा नीचे, और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया 30,000, सॉरी मेडिकल हेल्थ चेकअप का है तो सारे देखो 30 ले लगाए। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अप टू लिमिट है 50,000, और यदि नॉन सीनियर है तो लिमिट है 30,000, और मेडिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ये लिमिट 5,000 ही है, मैंने लिखा 6,000, तभी नहीं लगाए। द अमाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर ऑल द फील्ड्स कंबाइंड टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 5,000, और मैंने कर दिया यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस 30,000। यहाँ पर यदि बच्चा आपका मैरिड है, बच्चा आपका अडल्ट है, तब यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते आप, यहाँ पर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट वाला। अच्छा यदि आपके पेरेंट्स का क्लेम नहीं कर रहे तो नो क्लेमिंग, और पेरेंट्स का क्लेम करना है तो पूछ लेगा वो, भाई सीनियर है, हमने सीनियर कह दिया उसको, देखो ना, और नो कर दिया तो मतलब ये भी हो सकता है ना। अच्छा ये हो सकता है कि पेरेंट्स तो नॉन सीनियर और एसएससी सीनियर। राकेश जी हाँ जी सर, कुछ लाइट डालो उस पर। मैं तो सीनियर सिटीजन, और मेरे पिताजी माताजी जो हैं और नॉन सीनियर, इज इट पॉसिबल? दोनों तो पता नहीं, दोनों नॉन सीनियर हो ये। अच्छा मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, हाँ, और पिताजी के मरने के बाद मेरी मम्मी ने फिर तीसरी शादी कर ली तो, या दूसरी कर ली तो ना, वो बुरे ख्याल से नहीं, वो दोनों में से कम एटलीस्ट एक फाइल उसके खिलाफ। नहीं सर राकेश जी, मैं तो बात दूसरी कर रहा हूँ सर। मैं तो सीनियर हूँ और मेरे माताजी पिताजी नॉन सीनियर हैं, दोनों। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। सोच, कोई बात नहीं, सोचने के लिए छोड़ दो कुछ चीजें। सब कुछ चीजें पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर अभी मैं 2 मिनट राकेश जी, 2 मिनट सर। इसको मैंने वहां पर कर दिया आपका टीडीएस वाला, ये इनकम टैक्स में डाली थी ना 20-25,000, और यहां पर मुझे करना है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का मैंने लिया 9,000 सपोज करो सर, मैक्सिमम 9,000 लेगा ये। यहां पर लिमिट है 10,000 की, मैंने कर दिया 15, ठीक है 10 ले लिया। इसके बाद क्या है, टीडीएस का मुझे भरना है। यहां पर मेरे कॉलेज ने टैक्स काटा, मेरा ये 10 नंबर, मेरा ये डायरेक्टर का नाम, मेरी सैलरी और टैक्स काटा 3,20,000। इसके साथ ही शीट नीचे कह रही है
ये मेरा BSR कोड जो मैंने एडवांस टैक्स जमा करवाया 15 मार्च को करवाया, ये चलान नंबर और ये अमाउंट टैक्स पेड, और ये टैक्सेस मेडिक्लेम का हो गया मेरा। और इसके बाद मुझे करना क्या है, यहां पर बैंक का नाम लिखना है, बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा, मुझे सिर्फ कोड लिखना है। मैं जैसे ही कोड लिखता हूं, मैं कर देता हूं उसको HDFC, सर देखो नाम अपने आप आ गया। जैसे मैं कोड लिखता हूं बैंक का नाम बदल गया, ये मुझे अकाउंट नंबर और ये करना है। और नीचे कमलराम पिताजी का नाम लिखना है, इसको सेव करना है, यहां पर मुझे ड्रॉप डाउन मिल रहा है, और डेट अपने आप आ गई, न्यू दिल्ली लिख दिया। और बाद में जो करना है आपको, इनकम टैक्स पे जाएं और इसको करना है कैलकुलेट टैक्स कैलकुलेट करके ये आपके पास शीट आ गई, ये आपके पास अमाउंट टैक्स का अमाउंट आ गया, ये रिबेट 0 मिल गई, ये एजुकेशन सेस, ये 5000 लेट फीस लग गई, 3/24/176, और इसके बाद ये 10,000 मैंने खुद जमा करवाया, 320 कट गया, 330, 5,820 का रिफंड जो मेरे अकाउंट पर चल जाएगा। इसके बाद करनी है जनरेट जेसन, इसको आप सेव करें, ये आपके डेस्कटॉप पर सेव हो गया। Okay, sir. Thank you, sir. I, on behalf of Economics Seminar, Department of Economics, thank you for being with us, sparing your valuable time, okay, for this workshop. Sir, I am sure the participants this seminar has given them information about their, you can say, especially the students of financial literacy and their personal financial planning. They will basically get benefited even okay when they heard about your name. Okay, right. Sir, I thank our honorable principal, sir, Kumar Jha, who always stand by us and motivate us to organize this type of programs. I offer my gratitude on behalf of all participants and the Department of. I also thank the participants and support team members, Ravindra Pant sir, Manav, Aryan, Kaushik. Last not but the least, जी I sir thank you for making this session a successful one. Thank you, sir. Thank you very much, Rakesh ji. Thank you very much to all the participants. Thank you.